चैप्टर 2 नेचर में वेरिएशन। पिछले चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स बताए गए थे उनको अप्लाई करने से पहले हमें यह देखना होगा कि नेचर में ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं या नहीं। अगर इस टॉपिक को प्रॉपरली डिस्कस करना हो तो हमें कई सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे जो मैं अपनी फ्यूचर बुक के लिए रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्पीसीज शब्द की अलग अलग डिफिनीशंस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब तक किसी भी एक डिफिनीशन से सभी नेचुरलिस्ट्स संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हर नेचुरलिस्ट रफली मोटे तौर पर समझ लेता है कि जब वो किसी स्पीसीज की बात करता है तो उसका क्या मतलब होता है। जनरली स्पीसीज का मतलब एक अलग एक्ट ऑफ क्रिएशन से लिया जाता है। वैरायटी यानी प्रकार शब्द भी डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्ट्री का कॉन्सेप्ट माना जाता है, साझा पूर्वज, चाहे उसको प्रूव करना मुश्किल हो। हमें मॉन्स्ट्रोसिटीज यानी असामान्य रूप भी मिलते हैं जो ग्रेजुअली वैरायटीज में बदल सकती हैं। मॉन्स्ट्रोसिटी का मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जो या तो स्पीसीज के लिए नुकसान का होता है या किसी काम का नहीं होता है, और जो जनरली अगले जनरेशन्स में पास नहीं होता। कुछ ऑथर्स वेरिएशन को एक टेक्निकल सेंस में यूज करते हैं जिसमें इसका मतलब सिर्फ फिजिकल कंडीशंस की वजह से होने वाली मॉडिफिकेशन से होता है। ऐसे वेरिएशंस इनहेरिट यानी विरासत में मिलने वाले नहीं होते, ऐसा माना जाता है। लेकिन कौन कह सकता है कि बाल्टिक समुंदर के ब्रैकिश यानी अधखारे पानी में रहने वाले छोटे साइज के शेल्स या ऊंची पहाड़ियों पर छोटे रहने वाले प्लांट्स या ज़्यादा ठंडी जगह पर रहने वाले एनिमल्स की मोटी फर कुछ जनरेशन्स तक इनहेरिट नहीं हो सकती। अगर ये चेंजेस इनहेरिट होते हैं तो इनको वैरायटी कहा जा सकता है। कई छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती हैं। ये अक्सर एक ही पेरेंट्स के बच्चों में दिखाई देती हैं या एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो एक ही एरिया में रहते हैं। कोई नहीं मानता कि एक स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान अपने पालतू जानवरों या खेती के पेड़ पौधों में डिजायरेबल ट्रेड्स को चूज करके एक्यूमुलेट करता है। जनरली ये डिफरेंसेस उन पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं जो नेचुरलिस्ट के नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की एक लंबी लिस्ट देखें तो ये भी पता चलेगा कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी वेरी करते हैं, चाहे फिजियोलॉजिकल हो यानी शरीर क्रिया से जुड़ा हो या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। मैं श्योर हूँ कि सबसे एक्सपीरियंस्ड नेचुरलिस्ट भी ये जानकर हैरान हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी मिल सकती है, वो भी स्पीसीज के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स में। सिस्टमेटिस्ट्स यानी व्यवस्थित अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ये जनरली पसंद नहीं करते कि स्पीसीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वेरी करें। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट इंटरनल ऑर्गन्स को ध्यान से स्टडी करें और एक स्पीसीज के अलग अलग स्पेसिमेन से कंपेयर करें। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि किसी इंसेक्ट के बॉडी के मेन नर्व्स जो उसके सेंट्रल गैंग्लियन के पास होते हैं एक ही स्पीसीज के अंदर भी वेरी कर सकते हैं। मुझे लगता था कि ऐसे चेंजेस सिर्फ बहुत धीरे धीरे आते हैं, लेकिन मिस्टर लुबॉक ने रिसेंट स्टडी में दिखाया कि कोकस नाम के एक इंसेक्ट के मेन नर्व्स का ब्रांचिंग एक ट्री के ट्रंक की तरह इरेगुलर होता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कुछ इंसेक्ट्स के लार्वे यानी कीड़े के बच्चे वाली अवस्था में मसल्स भी यूनिफॉर्म नहीं होती। कई बार ऑथर्स एक सर्कुलर आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कभी वेरी नहीं करते, लेकिन वही ऑथर्स किसी भी नॉन वेरिंग फीचर को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर ये लॉजिक माना जाए तो कभी भी किसी इंपॉर्टेंट पार्ट का वेरिएशन मिल ही नहीं सकता, लेकिन अगर किसी और एंगल से देखा जाए तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं जो बताते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी वेरी करते हैं। एक पॉइंट है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जुड़ा है जो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मैं उन जेनेरा यानी वर्ग की बात कर रहा हूँ जिनको कभी कभी प्रोटियन या पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपी कहा जाता है। इनमें स्पीसीज यानी प्रजातियां में एक हद से ज़्यादा वेरिएशन होता है, बदलाव, और दो नेचुरलिस्ट भी एग्री नहीं करते कि कौन सी फॉर्म स्पीसीज है और कौन सी वेराइटी। अगर हम एग्जाम्पल लें तो रूबस, रोजा और हेरेसियम प्लांट्स में ऐसा होता है। कुछ इंसेक्ट्स के जेनेरा में भी होता है और कई ब्रैकियोपॉड शेल्स में भी देखा गया है। ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिक जेनेरा में कुछ स्पीसीज के डेफिनिट और फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जो जेनेरा एक देश में पॉलीमॉर्फिक होते हैं वो दूसरे देश में भी ऐसे ही होते हैं।
कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ब्रैकियोपॉड शेल्स को देखकर लगता है कि पास्ट समय में भी ऐसा ही होता था। ये फैक्ट्स मुश्किल लगते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये वेरिएबिलिटी लाइफ की कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती। ये परिवर्तनशीलता लाइफ की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती। मुझे लगता है कि इन पॉलीमॉर्फिक जेनरा में जो वेरिएशंस होते हैं वो स्ट्रक्चर के ऐसे पॉइंट्स पर होते हैं जो न स्पीसीज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और न नुकसान वाले। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन ने इनको पकड़कर डेफिनेट नहीं बनाया, जैसे कि आगे समझाया जाएगा। जो फॉर्म्स किसी हद तक स्पीसीज की तरह होते हैं लेकिन दूसरे फॉर्म्स से इतने मिलते हैं या उनके बीच इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं कि नेचुरलिस्ट्स उनको अलग स्पीसीज बोलने से हिचकिचाते हैं, तो वो फॉर्म्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई रीजंस हैं ये मानने की कि ऐसे डाउटफुल और क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स अपनी कंट्री में बहुत लंबे समय तक अपने कैरेक्टर्स सेम रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छी स्पीसीज रखती है। जब एक नेचुरलिस्ट दो फॉर्म्स के बीच इंटरमीडिएट फॉर्म्स देख लेता है तो वो एक को वैरायटी और दूसरे को स्पीसीज बोल देता है। जनरली जो फॉर्म ज़्यादा कॉमन होता है या कभी कभी जो पहले डिस्क्राइब किया गया होता है उसको स्पीसीज माना जाता है और दूसरे को वैरायटी। लेकिन कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग केसेस आते हैं जिसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि एक फॉर्म दूसरे की वैरायटी है या नहीं, चाहे वो इंटरमीडिएट लिंक से जुड़ा हो या नहीं। कई बार लोग मानते हैं कि बीच के लिंक्स हाइब्रिड नेचर के होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। कई केसेस में एक फॉर्म को दूसरे की वैरायटी सिर्फ इस वजह से माना जाता है क्योंकि एनोलॉजी से लगता है कि बीच के लिंक्स या तो कहीं एग्जिस्ट करते हैं या पास्ट में एग्जिस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर डाउट और गेसवर्क की जगह काफ़ी बढ़ जाती है। कोई फॉर्म स्पीसीज माना जाए या वैरायटी डिसाइड करने के लिए नेचुरलिस्ट की ओपिनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस और साउंड जजमेंट वाले नेचुरलिस्ट ही इस बात का सही डिसीजन ले सकते हैं। कई बार हमें मेजॉरिटी नेचुरलिस्ट्स के डिसीजंस को मानना पड़ता है क्योंकि कोई भी वेल मार्क्ड वैरायटी ऐसी नहीं है जिसे किसी न किसी एक्सपर्ट ने स्पीसीज न माना हो। डाउटफुल नेचर की वैरायटीज़ अनकॉमन नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या यूएसए के डिफरेंट बॉटनिस्ट्स यानी वनस्पति वैज्ञानिक के बनाए हुए प्लांट रिकॉर्ड्स कंपेयर करें तो हमें ये मिलेगा कि एक बॉटनिस्ट किसी फॉर्म को एक अच्छी स्पीसीज मानता है तो दूसरा उसको बस एक वैरायटी कह देता है। मिस्टर H.C. वॉटसन, जिन्होंने मुझे बहुत मदद दी है, उन्होंने 182 ब्रिटिश प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें यूजुअली वैरायटीज माना जाता है, लेकिन इन सभी को किसी न किसी बॉटनिस्ट ने स्पीसीज माना है। इस लिस्ट में उन्होंने छोटी वैरायटीज को एक्सक्लूड किया है जो फिर भी कुछ बॉटनिस्ट के नज़र में स्पीसीज मानी गई हैं। उन्होंने कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया है कई हाईली पॉलीमॉर्फिक जेनेरा को। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स वाले जेनेरा के केस में मिस्टर बेबिंगटन ने 251 स्पीसीज काउंट की हैं, जबकि मिस्टर बेंथम ने सिर्फ 112 स्पीसीज, मतलब 139 फॉर्म्स का फर्क। जो एनिमल्स एक एक बर्थ के लिए मेट करते हैं और जो काफ़ी मूव कर सकते हैं, उनमें डाउटफुल फॉर्म्स जो एक जूलॉजिस्ट के लिए स्पीसीज हैं और दूसरे के लिए वैरायटी एक ही कंट्री में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये अलग अलग एरियाज में कॉमन होते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कई बर्ड्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं। एक नेचुरलिस्ट उनको एकदम अलग स्पीसीज मानता है तो दूसरा उनको सिर्फ वैरायटी बोलता है। कई केसेस में इन्हें जियोग्राफिकल रेसेस कहा जाता है। कई साल पहले जब मैंने या दूसरों ने गैलापागोस आर्किपेलागो के अलग अलग आइलैंड के बर्ड्स कंपेयर किए तो मुझे एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। स्पीसीज और वैरायटी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल वीक और आर्बिट्रेरी है, अस्पष्ट और मनमाना। मडेरा ग्रुप के छोटी आइलैंड पर कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें मिस्टर वॉल्स्टन ने अपने रिसर्च में वैरायटीज माना है, लेकिन डाउट नहीं कि कई एंटोमोलॉजिस्ट्स यानी कीट वैज्ञानिक इन्हें अलग स्पीसीज मान लेते। आयरलैंड में भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अब जनरली वैरायटीज माने जाते हैं, लेकिन कुछ जूलॉजिस्ट्स ने उन्हें स्पीसीज माना है। कई एक्सपीरियंस्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यानी पंक्षी वैज्ञानिक मानते हैं कि जो ब्रिटिश रेड ग्राउस है वो सिर्फ नॉर्वेगियन स्पीसीज का एक स्ट्रांगली मार्क्ड रेस है, लेकिन ज़्यादा लोग इसको एक अनडाउटेड स्पीसीज मानते हैं जो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में पाई जाती है। अगर दो डाउटफुल फॉर्म्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो तो कई नेचुरलिस्ट्स उन्हें अलग स्पीसीज मानते हैं,
लेकिन सवाल ये है कि कितनी दूरी काफ़ी होगी। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच का डिस्टेंस सफिशिएंट है तो क्या कॉन्टिनेंटल यूरोप और अजूरेस या मडेरा या कैनरीज या आयरलैंड के बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी होगा? ये तो मानना पड़ेगा कि कई फॉर्म्स जो एक्सपर्ट नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग वैराइटीज़ हैं उनमें स्पीसीज़ के परफेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं। इस वजह से कुछ और एक्सपर्ट्स उन्हें एक अच्छी और सही स्पीसीज़ मानते हैं। लेकिन अगर स्पीसीज़ और वैरायटी का मतलब ही क्लियर नहीं है तो फिर ये डिस्कशन बस हवा में तीर चलाने जैसा है। कई ऐसे डाउटफुल स्पीसीज़ या स्ट्रांगली मार्क्ड वैराइटीज़ हैं जो ध्यान से स्टडी करने लायक हैं। कई इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स दिए गए हैं जिसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक विस्तार, एनालॉजिकल वेरिएशन यानी समानता वाला बदलाव, हाइब्रिडिज्म यानी संकरता जैसे पॉइंट्स यूज किए गए हैं ताकि उनका रैंक डिसाइड किया जा सके। एक फेमस एग्जाम्पल है प्रिमरोज और काउस्लिप का, यानी प्रिमुला वेरिस और प्रिमुला इलेटियर। ये दोनों प्लांट अपीयरेंस यानी दिखने, फ्लेवर यानी स्वाद और ऑर्डर यानी गंध में डिफरेंट होते हैं। ये अलग अलग टाइम पर ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के स्टेशंस पर ग्रो करते हैं, अलग अलग जगहों पर। माउंटेन्स, पहाड़ों पर भी ये अलग हाइट तक जाते हैं। इनका ज्योग्राफिकल रेंज भी डिफरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक केयरफुल ऑब्जर्वर गार्डनर के कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग इनका क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। अगर ये सब देखा जाए तो दोनों को अलग स्पीसीज माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इनके बीच कई इंटरमीडिएट लिंक्स हैं, बीच की कड़ियाँ, और ये डाउटफुल है कि ये लिंक्स हाइब्रिड्स हैं या नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये दिखाती हैं कि ये कॉमन पेरेंट से आए हैं, इसलिए इन्हें वैराइटीज माना जाएगा। अगर किसी फॉर्म को स्पीसीज या वैरायटी डिसाइड करना हो तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन से नेचुरलिस्ट्स एक एग्रीमेंट पर आ सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर की गई हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा डाउटफुल फॉर्म्स मिलते हैं। एक और चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी वो ये कि अगर कोई एनिमल या प्लांट इंसान के काम का हो या किसी वजह से उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया हो तो उसकी वैराइटीज़ रिकॉर्ड की गई मिलती हैं, और ये वैराइटीज़ कई बार किसी ऑथर के लिए स्पीसीज भी बन जाती हैं। एक एग्जाम्पल लें कॉमन ओक का। इसको बहुत क्लोजली स्टडी किया गया है, लेकिन एक जर्मन ऑथर ने इसके डजन से ज़्यादा फॉर्म्स को अलग स्पीसीज बना दिया, जबकि जनरली ये सिर्फ वैराइटीज़ मानी जाती हैं। इसी तरह ब्रिटेन में भी टॉप बोटेनिकल अथॉरिटीज़ और प्रैक्टिकल लोग आर्ग्यू करते हैं कि सेसिले और पेडुंकुलेटेड ओक्स या तो एकदम अलग स्पीसीज हैं या बस वैराइटीज़ हैं। जब कोई नया नेचुरलिस्ट किसी नए ऑर्गेनिज्म ग्रुप का स्टडी स्टार्ट करता है तो उसके लिए पहले डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन से डिफरेंसेस स्पीसीज के हैं और कौन से वैरायटी के, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि यह ग्रुप कितना और कैसे वेरी करता है। ये एक और प्रूफ है कि नेचर में हर जगह वेरिएशन होता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक क्लास और एक कंट्री तक अपनी स्टडी लिमिट रखे तो धीरे धीरे उसका दिमाग डाउटफुल फॉर्म्स को रैंक करने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसका जनरल टेंडेंसी ये होता है कि वो ज़्यादा स्पीसीज बनाने लगे। ये बिल्कुल उस ब्रीडर की तरह होता है जो कबूतर या मुर्गे पालता है। वो हर छोटी डिफरेंस को इम्पॉर्टेंट मानकर अलग रेस या स्पीसीज की तरह दिखने लगता है, लेकिन उसके पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स और दूसरे देशों की वैरायटीज़ की जनरल नॉलेज नहीं होती। इस वजह से उसकी फर्स्ट इम्प्रेशन बायस्ड यानी एक तरफा होती है। जब एक नेचुरलिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन का स्कोप बढ़ाता है तो उसको और डिफ़िकल्ट केसेस मिलते हैं, उसको और ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स मिलने लगती हैं। लेकिन अगर वो अपनी स्टडी और एक्सपेंड करे तो एंड में उसको डिसाइड करना पड़ जाता है कि कौन सी वैरायटी है और कौन सी स्पीसीज। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो ज़्यादा वेरिएशन एक्सेप्ट करे, और इसी वजह से कई दूसरे नेचुरलिस्ट्स उसके कंक्लूजन से डिसएग्री करेंगे। अगर वो ऐसे फॉर्म्स स्टडी करे जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, जो अब कनेक्टेड नहीं हैं, तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको बीच के मिसिंग लिंक्स नहीं मिलेंगे। तो उसको बस एनोलॉजी यानी समानता पर भरोसा करना पड़ेगा, और तब उसके डाउट और कन्फ्यूजन का लेवल अपने पीक पर पहुंच जाएगा। अब तक स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच कोई क्लियर बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई है। सब स्पीसीज वो फॉर्म्स होते हैं जो कुछ नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज से बस थोड़ा सा ही कम डिफर करते हैं। वही प्रॉब्लम सब स्पीसीज और स्ट्रांगली मार्क्ड वैराइटीज़ के बीच भी है, और वही कन्फ्यूजन छोटी वैराइटीज़ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बीच भी होती है। ये जो डिफरेंसेस हैं ये बिना किसी क्लियर बाउंड्री के एक सीरीज में ब्लेंड मिल जाते हैं, और जब एक सीरीज देखी जाती है तो दिमाग में एक एक्चुअल पैसेज का आइडिया आता है। इसलिए चाहे सिस्टमेटिस्ट्स यानी प्रणालीबद्ध
वैज्ञानिक के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वही पहला स्टेप हैं जो छोटी वैराइटीज़ बनने की शुरुआत करते हैं। ऐसी वैराइटीज़ जो नेचुरल हिस्ट्री के वर्क्स में बेयरली रिकॉर्ड की जाती हैं। जो वैराइटीज़ थोड़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट यानी अलग और परमानेंट होती हैं, उनको और स्ट्रांगली मार्क्ड और परमानेंट वैराइटीज़ की तरफ जाने वाले स्टेप्स माना जा सकता है, और ये स्ट्रांग वैराइटीज़ सब स्पीसीज़ और स्पीसीज़ की तरफ बढ़ सकती हैं। कई केसेस में एक फॉर्म से दूसरे और हायर स्टेजेस तक का पैसेज सिर्फ अलग अलग फिजिकल कंडीशंस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन मुझे इस एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक वैरायटी जो शुरुआत में अपने पेरेंट से बस थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वो धीरे धीरे और डिफरेंट होती जाती है नेचुरल सिलेक्शन के कारण। नेचुरल सिलेक्शन डेफिनेट डायरेक्शंस में स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा। इस वजह से मुझे लगता है कि एक वेल मार्क्ड वैरायटी को इंसिपिएंट स्पीसीज यानी आरंभिक प्रजाति कहा जा सकता है, लेकिन ये सही माना जाए या नहीं, ये इस बुक में दिए गए फैक्ट्स और व्यूज़ पर डिपेंड करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वैरायटी या इंसिपिएंट स्पीसीज एक दिन स्पीसीज बन ही जाए। कई बार ये इंसिपिएंट स्टेज में ही एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। कई बार ये बहुत लंबे समय तक सिर्फ वैराइटीज़ ही बनी रह सकती हैं, जैसे मिस्टर वॉल्स्टन ने मडेरा के कुछ फॉसिल लैंड शेल्स का एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई वैरायटी इतनी ग्रो करे कि अपनी पेरेंट स्पीसीज से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस वैरायटी को स्पीसीज माना जाएगा और स्पीसीज को वैरायटी। या तो ये अपनी पेरेंट स्पीसीज को रिप्लेस कर देगी और उसको ख़त्म कर देगी, या दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगी और इंडिपेंडेंट स्पीसीज की तरह मानी जाएंगी। लेकिन इस टॉपिक पर हम आगे भी और बात करेंगे। इन सब बातों से ये क्लियर होता है कि स्पीसीज एक आर्बिट्रेरली यानी मनमाने दिए गए नाम हैं, जो बस कन्वीनियंस के लिए दिए गए हैं उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एसेंशियली यानी मूल रूप से स्पीसीज और वैरायटी में कोई फंडामेंटल, कोई मूलभूत डिफरेंस नहीं है। बस स्पीसीज एक ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थिर फॉर्म होती है और वैरायटी एक ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग यानी बदलती फॉर्म होती है। वैरायटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बीच की बाउंड्री भी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। मुझे लगा कि अगर वेल स्टडीड फ्लोरास यानी वनस्पतियों के रिकॉर्ड्स में सभी वैरायटीज़ को टेबुलेट किया जाए, तालिका में लिखा जाए, तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पहले ये काफ़ी सिंपल काम लगा, लेकिन मिस्टर H.C. वॉटसन, जिन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट में वैल्यूएबल एडवाइस दी, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कई डिफ़िकल्टीज़ हैं। बाद में डॉक्टर हुकर ने भी और स्ट्रांगली कहा कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं अपनी फ्यूचर बुक में इनके डिस्कशंस और टेबल्स को रखूँगा, जो प्रोपोर्शनल नंबर्स दिखाएंगी कि कितनी स्पीसीज़ वेरी करती हैं। डॉक्टर हुकर ने मेरे मैन्युस्क्रिप्ट को केयरफुली रीड किया और टेबल्स को एग्जामिन किया। उनका मानना है कि जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं वो रीजनेबली वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस वजह से यहाँ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई, डाइवर्जेंस ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का अलगाव जैसे टॉपिक्स का रेफरेंस आएगा, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्फोंसे डी कैंडोले और कई और साइंटिस्ट ने दिखाया है कि जो प्लांट्स बहुत वाइड रेंज में पाए जाते हैं उनमें वैराइटीज़ होती हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल कंडीशंस को फेस करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन का इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आगे देखेंगे। मेरी टेबल्स ये भी दिखाती हैं कि एक लिमिटेड कंट्री में भी जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा कॉमन है या जो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज यानी फैली हुई है, वही ज़्यादा वेराइटीज़ बनाती हैं। ये डिफरेंट है वाइड रेंज होने से और कॉमन होने से भी थोड़ा अलग है। इस कंक्लूजन से ये समझ में आता है कि सबसे फ्लोरिशिंग, सबसे समृद्ध स्पीसीज या डोमिनेंट प्रभुत्व वाली स्पीसीज ही सबसे ज़्यादा वेल मार्क्ड वेराइटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। डोमिनेंट स्पीसीज वो होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में वाइड रेंज में पाई जाती हैं, अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज्ड हैं और इंडिविजुअल्स की संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, और यही सबसे ज़्यादा इंसिपिएंट स्पीसीज यानी शुरुआती प्रजातियाँ बनाती हैं। और ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि वैराइटीज़ अगर परमानेंट बनना चाहती हैं तो उन्हें अपने इन्वायरमेंट में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो स्पीसीज पहले से डोमिनेंट है उसकी आगे आने वाली वैराइटीज़ में भी वही एडवांटेजेस होंगे जो उसके पेरेंट्स में थे। इस वजह से उनकी नई जनरेशन्स भी डोमिनेंट बनने के चांसेस रखेंगी, चाहे वो थोड़ा मॉडिफाइड यानी बदली हुई क्यों ना हो।
अगर किसी कंट्री के प्लांट्स को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, बड़े जेनेरा बड़ा वर्ग एक तरफ और छोटे जेनेरा दूसरी तरफ, तो ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा डिफ्यूज्ड या डोमिनेंट स्पीसीज ज़्यादा बड़े जेनेरा के साइड मिलेंगी। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि अगर एक जीनस की कई स्पीसीज किसी कंट्री में पाई जाती हैं तो इसका मतलब वहाँ की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंडीशंस उस जीनस के लिए फेवरेबल हैं। इसलिए बड़े जेनेरा में नेचुरली ज़्यादा डोमिनेंट स्पीसीज मिलने का चांस होता है। लेकिन कई फैक्टर्स इस रिजल्ट को कंफ्यूज कर सकते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि मेरी टेबल्स फिर भी दिखाती हैं कि बड़े जेनेरा में डोमिनेंट स्पीसीज का छोटा सा मेजोरिटी शेयर है। मैं यहाँ सिर्फ दो रीजंस बताऊंगा जो इस रिजल्ट को धुंधला यानी ऑब्सक्योर कर सकते हैं। पहला, फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी और सॉल्ट लविंग यानी नमक पसंद प्लांट्स काफ़ी वाइड रेंज में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। ये ज़्यादा जीनस साइज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके स्टेशन की नेचर पर डिपेंड करता है। और दूसरा, जो प्लांट्स इवोल्यूशनरी स्केल में लोअर होते हैं वो ज़्यादा वाइडली डिफ्यूज्ड होते हैं। हायर प्लांट्स के कंपैरिजन में इनका जीनस साइज मैटर नहीं करता। लोअर ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स क्यों ज़्यादा वाइड रेंज में होते हैं, इस पर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अगर स्पीसीज को बस स्ट्रांगली मार्क्ड और वेल डिफाइंड वैरायटीज माना जाए तो मुझे लगा था कि बड़े जेनेरा की स्पीसीज छोटे जेनेरा की स्पीसीज से ज़्यादा वेरी करेंगी, क्योंकि जहाँ एक जीनस में कई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बनी है वहाँ लॉजिकली कई नए वैरायटीज़ या इंसिपिएंट स्पीसीज भी बन रही होंगी। जैसे जहाँ कई बड़े पेड़ होते हैं वहाँ नए छोटे पौधे मिलने की उम्मीद होती है। जहाँ एक जीनस में स्पीसीज वेरिएशन के थ्रू बनी है वहाँ वेरिएशन के लिए कंडीशंस अब भी फेवरेबल होनी चाहिए। अगर हम स्पीसीज को एक स्पेशल एक्ट ऑफ क्रिएशन मान लें तो फिर ज़्यादा स्पीसीज वाले ग्रुप में ज़्यादा वैरायटीज़ होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने 12 कंट्रीज़ के प्लांट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट के कोलियोप्टेरस इंसेक्ट्स यानी भृंग जाति के कीड़े को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक साइड बड़े जेनेरा की स्पीसीज रखी, दूसरी साइड छोटे जेनेरा की स्पीसीज रखी। रिजल्ट हमेशा यही आया कि बड़े जेनेरा की स्पीसीज में वेरिएशन ज़्यादा पाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े जेनेरा की जो स्पीसीज वेरी करती हैं उनमें एवरेज नंबर ऑफ वेराइटीज़ भी छोटे जेनेरा से ज़्यादा होती हैं। जब मैंने टेबल से सिर्फ उन छोटी जेनेरा को हटा दिया जिनमें सिर्फ 1 से 4 स्पीसीज थी, तब भी रिजल्ट सेम रहा। अगर स्पीसीज सिर्फ स्ट्रांगली मार्क्ड और परमानेंट वेराइटीज़ हैं तो जहाँ एक जीनस में कई स्पीसीज बनी हैं वहाँ अब भी स्पीसीज बन रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसा सोचा जा सकता है। अगर एक जीनस में स्पीसीज बनने का प्रोसेस पहले एक्टिव था तो अब वो प्रोसेस एक्टिव होने की उम्मीद होगी। क्योंकि नई स्पीसीज बनने का प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए अगर वैरायटीज़ को इंसिपिएंट स्पीसीज माना जाए तो टेबल्स क्लियरली दिखाती हैं कि जहाँ एक जीनस में कई स्पीसीज बनी है वहाँ अब भी कई वैरायटीज़ या इंसिपिएंट स्पीसीज मिलेंगी। ये एवरेज से ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े जेनेरा वेरी कर रहे हैं और नई स्पीसीज बना रहे हैं, या सिर्फ छोटे जेनेरा वेरी नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो मेरी थियरी गलत हो जाती, क्योंकि जियोलॉजी यानी भूविज्ञान से क्लियर है कि छोटे जेनेरा टाइम के साथ कई बार बड़े बन चुके हैं और बड़े जेनेरा भी अपने पीक पर पहुंचकर डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन तक पहुंच चुके हैं। मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि जहां एक जीनस में कई स्पीसीज बनी है वहां और स्पीसीज बनने का चांस भी एवरेज से ज़्यादा है, और टेबल्स इसको प्रूव करती हैं। बड़े जेनेरा की स्पीसीज और उनकी रिकॉर्डेड वैरायटीज़ के बीच कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशंस हैं। स्पीसीज और वैरायटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। कई बार डाउटफुल फॉर्म्स के बीच इंटरमीडिएट लिंक्स नहीं मिलते, तो नेचुरलिस्ट सिर्फ डिफरेंसेस की अमाउंट देखकर डिसाइड करते हैं कि स्पीसीज का रैंक देना है या वैरायटी का। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना स्पीसीज होने का चांस बढ़ता है। फ्राइज प्लांट्स के एक्सपर्ट्स और वेस्टवुड इंसेक्ट्स के एक्सपर्ट ने बताया है कि बड़े जेनेरा में स्पीसीज का डिफरेंस यूजुअली काफ़ी छोटा होता है। मैंने इसको न्यूमेरिकली टेस्ट करने की कोशिश की और जो रिजल्ट्स मिले वो इस बात को कंफर्म करते हैं। मैंने कई एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर से कंसल्ट किया और उनका भी मानना है कि ये बात सही है। इसका मतलब ये है कि बड़े जेनेरा की स्पीसीज छोटी जेनेरा की स्पीसीज के कंपैरिजन में वैरायटीज़ जैसी होती है, या फिर दूसरे तरीके से बोलें तो
बड़े जनरा में ज़्यादा वैरायटीज़ और इंसिपिएंट स्पीसीज़ बनती हैं। जो स्पीसीज़ पहले मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं वो अभी वैरायटीज़ जैसी दिख रही हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये सभी पॉइंट्स स्पीसीज़ और वैरायटी के बीच के ब्लर बाउंड्री को दिखाते हैं। बड़े जनरा की स्पीसीज़ एक दूसरे से वैसे ही जुड़ी होती हैं जैसे एक स्पीसीज़ की वैरायटीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोई भी नेचुरलिस्ट ये क्लेम नहीं करता कि एक जीनस की सभी स्पीसीज़ एक दूसरे से बराबर डिस्टिंक्ट होती हैं। इन्हें अक्सर सब जेनरा यानी उपवर्ग, सेक्शंस यानी खंड या छोटी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फ्राइज ने एक अच्छी बात कही थी कि स्पीसीज़ के छोटे ग्रुप्स एक दूसरे के आसपास क्लस्टर्स यानी समूह बनाते हैं, जैसे छोटे प्लैनेट्स किसी बड़े प्लैनेट के आसपास होते हैं। और वैरायटीज़ क्या होती हैं? बस एक स्पीसीज़ के आसपास क्लस्टर्ड फॉर्म्स जो एक दूसरे से अनइक्वल तरीके से जुड़े होते हैं। ये अपने पेरेंट स्पीसीज़ के आसपास ग्रुप्ड होते हैं। एक सबसे बड़ा अंतर वैरायटीज़ और स्पीसीज़ के बीच ये है कि वैरायटीज़ में डिफरेंसेस का अमाउंट स्पीसीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। लेकिन जब हम डाइवर्जेंस ऑफ कैरेक्टर के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे छोटी वैरायटीज़ में जो छोटे डिफरेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़कर स्पीसीज़ के बड़े डिफरेंसेस बन जाते हैं। एक और बात जो नोटिस करने लायक है वो है वैरायटीज़ का रेंज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है, सीमित। ये बात एक तरह से ऑब्वियस है, क्योंकि अगर एक वैरायटी का रेंज अपने पेरेंट स्पीसीज से बड़ा हो तो फिर उसको वैरायटी नहीं स्पीसीज कहना चाहिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो स्पीसीज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं वो भी वैरायटीज़ की तरह रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही पाई जाती हैं। मिस्टर H.C. वॉटसन ने लंदन कैटलॉग ऑफ प्लांट्स 4th एडिशन में से 63 स्पीसीज मार्क की जो टेक्निकली स्पीसीज मानी जाती हैं, लेकिन उनका मानना था कि ये इतनी क्लोजली रिलेटेड हैं कि इनकी वैल्यू डाउटफुल है। ये 63 डाउटफुल स्पीसीज एवरेज 6.9 प्रोविंसेस में पाई गई हैं, जो वॉटसन ने ग्रेट ब्रिटेन में डिवाइड किया है। अब इसी कैटलॉग में 53 वैरायटीज़ भी रिकॉर्डेड हैं। ये वैरायटीज़ एवरेज 7.7 प्रोविंसेस में मिली हैं, लेकिन जो स्पीसीज इन वैरायटीज से जुड़ी हैं वो 14.3 प्रोविंसेस में फैली हुई हैं। मतलब एक्नॉलेज्ड वैरायटीज़ का एवरेज रेंज सेम है डाउटफुल स्पीसीज के रेंज के जितना। लेकिन ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने इस डाउटफुल स्पीसीज को एकदम अलग और सही स्पीसीज माना है। आखिर में वैरायटीज़ और स्पीसीज के जनरल कैरेक्टर सेम होते हैं। उन्हें डिस्टिंग्विश करना सिर्फ दो तरीकों से हो सकता है। पहला, इंटरमीडिएट लिंकिंग फॉर्म्स, बीच के जोड़ने वाले रूप मिल जाएं। लेकिन अगर लिंक्स मिल भी जाएं तो भी जो एक्चुअल फॉर्म्स हैं उनके कैरेक्टर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, डिफरेंस का अमाउंट, अंतर की मात्रा। अगर दो फॉर्म्स में बहुत कम डिफरेंस हो तो जनरली उनको वैरायटीज़ माना जाता है, चाहे लिंकिंग फॉर्म्स मिलें या न मिले। कितना डिफरेंस एक स्पीसीज बनाने के लिए ज़रूरी है ये बिल्कुल इनडेफिनिट, अनिश्चित है। अगर किसी देश में एवरेज से ज़्यादा स्पीसीज वाले जनरा होते हैं तो उन्हीं में एवरेज से ज़्यादा वैरायटीज़ भी होती हैं। बड़े जनरा की स्पीसीज क्लोजली लेकिन अनइक्वल तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये क्लस्टर्स बनाती हैं, जैसे एक बड़े सेंटर स्पीसीज के आसपास ग्रुप्ड होती हैं। जो स्पीसीज ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं उनका रेंज रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे वैरायटीज़ का होता है। इन सब बातों से एक बात साफ होती है कि बड़े जनरा की स्पीसीज वैरायटीज़ से काफ़ी मिलती हैं। अगर हम मान लें कि स्पीसीज कभी वैरायटीज़ थी और ग्रेजुअली स्पीसीज बनी है तो ये सिमिलैरिटी क्लियरली समझ आती है। लेकिन अगर हर स्पीसीज को इंडिपेंडेंट क्रिएशन माना जाए तो ये सिमिलैरिटी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो सकती। हमने ये भी देखा है कि बड़े जेनेरा की सबसे फ्लोरिशिंग और डोमिनेंट स्पीसीज ही सबसे ज़्यादा वेरी करती हैं। और जैसे हम आगे देखेंगे, वैरायटीज़ इवेंचुअली नई और डिस्टिंक्ट स्पीसीज बनने की टेंडेंसी रखती हैं। बड़े जेनेरा इस वजह से और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। नेचर में जो भी डोमिनेंट फॉर्म्स होते हैं वो और ज़्यादा डोमिनेंट बनने लगते हैं, क्योंकि वो अपने मॉडिफाइड और डोमिनेंट संतान डिसेंडेंट्स छोड़ते हैं। लेकिन एक और प्रोसेस भी चलता है। बड़े जनरा धीरे धीरे छोटी जनरा में टूटने लगते हैं और इसी तरह पूरी नेचर में लाइफ की फॉर्म्स ग्रेजुअली ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स में डिवाइड होती जाती हैं। चैप्टर 3, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ प्रिलिमिनरी प्रारंभिक बातें कहनी हैं, ताकि ये समझा सकूं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नेचुरल सिलेक्शन पर क्या असर पड़ता है।
पिछले चैप्टर में हमने देखा कि नेचर में रहने वाले लिविंग बींग्स में इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, व्यक्तिगत विविधता होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी इस बात को डिस्प्यूट यानी खारिज किया है। ये मैटर नहीं करता कि डाउटफुल फॉर्म्स को स्पीसीज कहा जाए, सब स्पीसीज कहा जाए या वैरायटी कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश प्लांट्स की 200 से 300 डाउटफुल फॉर्म्स का क्या रैंक होना चाहिए, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। अगर वेल मार्क्ड वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी का होना और कुछ वेल मार्क्ड वेराइटीज का मिलना स्पीसीज कैसे बनती हैं ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है। एक ऑर्गेनिजम्स का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से परफेक्ट तरीके से एडजस्ट होना कैसे पॉसिबल है? एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स का एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट होना कैसे परफेक्ट बना? ये परफेक्शन हम वुड पेकर और मिसलटो में क्लियरली देख सकते हैं। और छोटी से छोटी पैरासाइट्स यानी परजीवी जो किसी एनिमल के बालों या किसी चिड़िया के पंख से चिपक जाते हैं, उनमें भी ये एडेप्टेशन दिखता है। जो बीटल पानी में तेजी से तैर सकता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी इसके लिए अडेप्ट हुआ है। एक हल्का सा हवा का झोंका एक बीज को उड़ाने में मदद करता है। इसका स्ट्रक्चर भी इसी एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हर जगह हमें एडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक और सवाल उठता है, जो वेराइटीज इंसिपिएंट स्पीसीज यानी शुरुआती प्रजातियां हैं, वो कैसे एक टाइम बाद पूरी तरह से अलग स्पीसीज बन जाती हैं? जो अलग स्पीसीज ग्रुप्स बनाकर डिस्टिंक्ट जेनेरा बनाती हैं, वो कैसे डेवलप होती हैं? ये सब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के कारण होता है। हर वेरिएशन चाहे कितना भी छोटा हो, अगर किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है तो वो प्रिजर्व होने लगता है। हर ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में रहता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। अगर एक वेरिएशन किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल में हेल्प करता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट यानी विरासत में होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइव करते हैं। मैंने इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है। ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है जो हर यूजफुल वेरिएशन को एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करता है। हमने देखा है कि इंसान सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी चयनात्मक प्रजनन के थ्रू ऑर्गेनिक बीइंग्स को अपने फायदे के लिए मॉडिफाई कर सकता है। इंसान छोटी छोटी यूजफुल वेरिएशंस को एक्यूमुलेट करके बड़े चेंजेस ला सकता है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी पावर है जो बिना रुकावट के कांस्टेंट काम करती है। ये इंसान के एफर्ट से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर है। जैसे नेचर के क्रिएशंस ह्यूमन मेड आर्ट से सुपीरियर होते हैं। अब हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे फ्यूचर बुक में ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में कवर किया जाएगा, जैसे कि ये डिजर्व करता है। डी कैंडोले और लाइल ने ये क्लियरली दिखाया है कि हर ऑर्गेनिक बीइंग को इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। प्लांट्स के केस में डब्ल्यू हर्बर्ट ने इस सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छी स्टडी की है। उनका काम हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के नॉलेज पर बेस्ड है। बातें कहना आसान है कि हर ऑर्गेनिज्म एक यूनिवर्सल स्ट्रगल से गुजर रहा है, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना मुश्किल होता है। मुझे भी ये हमेशा याद रखना बहुत चैलेंजिंग लगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डीपली इनग्रेन्ड न हो, गहराई से न समाए, तो नेचर की कंप्लीट वर्किंग को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रेयरिटी, अबंडेंस, एक्सटिंक्शन और वेरिएशन को सही से समझना पॉसिबल नहीं होगा। वितरण, दुर्लभता, बहुलता, विलुप्ति और परिवर्तनशीलता को। जब हम नेचर को देखते हैं तो हमें सब कुछ खुशी से भरा हुआ दिखता है। हमें हर जगह खाना ज़्यादा मिलता दिखाई देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो चिड़िया इधर उधर गुनगुनाती है वो इंसेक्ट्स या सीड्स खाती हैं, मतलब वो भी लाइफ डिस्ट्रॉय करती हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्हीं चिड़ियों के अंडे, नेस्लिंग्स और खुद चिड़िया भी दूसरे शिकारी बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा ख़त्म की जाती हैं। हर सीज़न में फूड की अवेलेबिलिटी सेम नहीं होती। अगर कभी किसी सीज़न में फूड बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का एक बेसिक ओवरव्यू था। आगे हम देखेंगे कि ये स्ट्रगल कैसे नेचुरल सिलेक्शन का बेस बनता है और कैसे हर स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए दूसरे स्पीसीज के साथ कंपीट करना पड़ता है। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ लड़ना नहीं है। इसका मीनिंग एक ब्रॉडर और मेटाफोरिकल सेंस में है। इसमें एक बीइंग का दूसरे पर डिपेंडेंट होना भी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक इंडिविजुअल के जीने की बात नहीं होती।
बल्कि उसका सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन यानी संतान पैदा करना भी इंक्लूडेड होता है। स्ट्रगल के अलग अलग फॉर्म्स हैं। दो भूखे कैनाइन कुत्ते जैसे एनिमल्स अगर भूख के टाइम पर एक दूसरे से फूड के लिए लड़ रहे हैं तो ये एक स्ट्रगल है। लेकिन एक प्लांट जो डेजर्ट के एज पर ग्रो कर रहा है वो ड्रॉट यानी सूखे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये टेक्निकली मॉइस्चर पर डिपेंडेंट है। एक प्लांट जो हर साल 1000 सीड्स प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैच्योर होता है तो इसको दूसरे प्लांट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना माना जाएगा, क्योंकि ज़मीन पे पहले से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। मिसलेटो एक परजीवी पौधा कुछ खास ट्रीज जैसे एप्पल पर डिपेंडेंट है। ये डायरेक्टली उन ट्री से स्ट्रगल नहीं करता, लेकिन अगर एक ट्री पर ज़्यादा मिसलेटो उग जाए तो ट्री कमज़ोर हो जाता है और मर सकता है। अगर एक ही ब्रांच पर कई मिसलेटो के सीडलिंग्स उगते हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। मिसलेटो के सीड्स बर्ड से फैलते हैं तो इसका एग्जिस्टेंस बर्ड्स पर डिपेंड करता है। अगर ये दूसरे फ्रूट बियरिंग प्लांट्स के साथ compete कर रहा है ताकि बर्ड्स उसके सीड्स ज़्यादा खाएं तो ये भी एक स्ट्रगल है। ये सारी कंडीशंस एक दूसरे में मर्ज हो सकती हैं, इसलिए मैं कन्वीनियंस के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो नेचुरली बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में मल्टीपल एग्स या सीड्स प्रोड्यूस करता है तो उसका कोई ना कोई स्टेज पर डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है। अगर ऐसा ना हो तो जियोमेट्रिकल इंक्रीज के रूल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी कंट्री इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। इस वजह से क्योंकि ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सब सर्वाइव नहीं कर सकते तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हर केस में होती ही है। ये स्ट्रगल दो तरीके से हो सकती है। पहला, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से स्ट्रगल सेम स्पीसीज के अंदर। दूसरा, एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से स्ट्रगल। और तीसरा, एक ऑर्गेनिज्म का फिजिकल कंडीशंस जैसे मौसम, पानी, टेम्परेचर के साथ स्ट्रगल। ये माल्थुस की थियरी का एक यूनिवर्सल वर्जन है जो पूरा एनिमल और प्लांट किंगडम पे अप्लाई होता है। यहाँ कोई आर्टिफिशियल फूड सप्लाई नहीं होती, ना ही रिप्रोडक्शन कंट्रोल होता है। अगर किसी स्पीसीज को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए तो वो कुछ ही सीजन्स में बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पालतू जानवर जब वाइल्ड हो जाते हैं तो उनका भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे साउथ अमेरिका में कैटल और हॉर्सेस का रेट ऑफ इंक्रीज बहुत हाई देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। अगर ये रिकॉर्ड्स ऑफिशियली प्रूव ना होते तो ये फैक्ट्स अनबिलीवेबल लगते। कई इंट्रोड्यूस प्लांट्स जो नए एरिया में लाए गए सिर्फ 10 साल के अंदर एक पूरा आइलैंड कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ला प्लाटा के प्लेन्स में कुछ यूरोपियन प्लांट्स पूरी तरह से लोकल वेजिटेशन को रिप्लेस कर चुके हैं। इंडिया में भी कुछ इंपोर्टेड प्लांट्स केप कोमोरिन से हिमालय तक फैल चुके हैं। डॉक्टर फैल्कनर का कहना है कि ये प्लांट्स अमेरिका से आए हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि इन एनिमल्स या प्लांट्स की फर्टिलिटी एकदम से बढ़ गई है। जो ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इनको फेवरेबल कंडीशंस मिली है। ओल्ड और यंग इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रक्शन कम हो गया, ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स को ब्रीड करने का चांस मिला। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का रूल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट इंक्रीज को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो सभी लिविंग बींग्स पर अप्लाई होता है। अगर एक बड़ी स्पीसीज को डिस्ट्रॉय होने से बचा दिया जाए तो कुछ ही टाइम में वो अपनी पॉपुलेशन से धरती को भर देगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हर स्टेज पर कंपटीशन और स्ट्रगल होती है और इसी स्ट्रगल की वजह से नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस काम करता है। नेचर में लगभग हर प्लांट सीड यानी बीज प्रोड्यूस करता है और एनिमल्स में बहुत कम ऐसे हैं जो हर साल मीटिंग नहीं करते। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक जियोमेट्रिकल रेशियो से बढ़ने की टेंडेंसी रखते हैं, एक गणितीय दर से। अगर उनको किसी भी तरीके से जीने की जगह मिल जाए तो वो उस एरिया को बहुत तेजी से भर देंगे। लेकिन ये नेचुरल ग्रोथ किसी न किसी स्टेज पर डिस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल होती है। हम बड़े पालतू जानवरों डोमेस्टिक एनिमल्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें उनका मास डिस्ट्रक्शन नहीं दिखता। लेकिन हर साल हजारों डोमेस्टिक एनिमल्स फूड के लिए स्लॉटर किए जाते हैं। अगर ये जानवर वाइल्ड होते तो उनका डिस्ट्रक्शन किसी न किसी तरीके से होता ही। जो ऑर्गेनिजम्स हर साल हजारों
एग्स या सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और जो बहुत कम ऑफस्प्रिंग देते हैं, उनमें बस एक ही डिफरेंस है। स्लो ब्रीडिंग स्पीसीज को एक बड़ा एरिया पॉपुलेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं तो वो भी इवेंचुअली पूरा एरिया कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल, कॉन्डोर सिर्फ 2 एग्स देता है और ऑस्ट्रिच एक बार में 20। फिर भी कॉन्डोर ऑस्ट्रिच से ज़्यादा पाया जाता है। फुलमर पेट्रेल सिर्फ 1 एग देता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बर्ड माना जाता है। एक फ्लाई एक बार में 100 एग्स देती है, लेकिन हिप्पोबॉस्का सिर्फ एक एग देती है। फिर भी ये डिटरमाइन नहीं करता कि कौन सी स्पीसीज एक जगह पर कितनी सर्वाइव करेगी। बहुत ज़्यादा एग्स देना उन्हीं स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो रैपिडली चेंजिंग फूड सप्लाई, खाने की मात्रा जो कभी कम कभी ज़्यादा होती है, पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादा एग्स या सीड्स देना सिर्फ एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्शन का लॉस पूरा करने के लिए। और ये डिस्ट्रक्शन मोस्टली लाइफ के अर्ली स्टेज पर होता है। अगर एक एनिमल अपने एग्स या यंग वंस को किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो कम एग्स प्रोड्यूस करके भी अपनी पॉपुलेशन मेंटेन रख सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा यंग वंस डिस्ट्रॉय होते हैं तो स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा नंबर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्री 1000 साल तक जीता है तो थ्योरेटिकली अगर वो सिर्फ एक सीड 1000 साल में प्रोड्यूस करे और वो सीड कभी डिस्ट्रॉय ना हो तो भी स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है। मतलब किसी भी स्पीसीज का एक्चुअल नंबर उसके एग्स या सीड्स के नंबर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। नेचर को देखते वक्त हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हर इंडिविजुअल किसी न किसी स्टेज पर स्ट्रगल कर रहा है। कभी यंग वंस डिस्ट्रॉय होते हैं, कभी ओल्ड वंस। अगर किसी भी स्पीसीज के डिस्ट्रक्शन को थोड़ा भी कम कर दिया जाए तो उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। नेचर को एक ऐसे सरफेस की तरह सोचा जा सकता है जो सॉफ्ट है और उसमें 10,000 शार्प वेजेस, पतले कोनेदार टुकड़े घुसे हुए हैं। हर तरफ से फोर्स लग रहा है। कभी एक वेज को जोर से मारा जाता है, कभी दूसरे को। एक स्पीसीज के नेचुरल इंक्रीज को क्या कंट्रोल करता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जितनी ज़्यादा एक स्पीसीज की पॉपुलेशन होती है उतना ही उसकी ग्रोथ और फास्ट होने लगती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि एक भी स्पीसीज में ग्रोथ के चेक्स क्या है। ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हम इंसानों के बारे में भी ये पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, जबकि हम किसी भी एनिमल से ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं। कई ऑथर्स ने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। मेरी फ्यूचर बुक में साउथ अमेरिका के फेरल यानी जंगली एनिमल्स का एग्जाम्पल लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो याद रखने लायक है। जनरली एग्स या यंग एनिमल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सीड्स का होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सीडलिंग्स का होता है, नन्हे पौधों का, जो ऐसे ग्राउंड में ग्रो करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी दूसरे प्लांट से भरा होता है। एग्जाम्पल, मैंने एक छोटी सी 3 फीट बाई 2 फीट की ग्राउंड क्लियर की। मैंने नोटिस किया कि 357 नेटिव वीड्स सीडलिंग्स उगने लगे, लेकिन उनमें से 295 डिस्ट्रॉय हो गए, मोस्टली स्लग्स और इंसेक्ट्स की वजह से। अगर एक टर्फ घास वाली ज़मीन जो लंबे समय से काटी जा रही है उसको ग्रो करने दिया जाए तो ज़्यादा पावरफुल प्लांट्स कमज़ोर प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक 3 फीट बाई 4 फीट का एरिया में 20 अलग स्पीसीज थी। जब उनको फ्रीली ग्रो करने दिया गया तो 9 स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। हर स्पीसीज के लिए फूड सप्लाई एक एक्सट्रीम लिमिट होती है जो उसकी पॉपुलेशन को डिसाइड करती है, लेकिन अक्सर फूड सप्लाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज का शिकार बनाना होता है। एग्जाम्पल, किसी भी बड़े स्टेट में पैट्रिजेस, ग्राउज और हेयर्स का नंबर उनके प्रेडेटर्स, शिकार करने वाले जानवर के डिस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। अगर इंग्लैंड में आने वाले 20 सालों तक कोई भी गेम एनिमल यानी शिकार होने वाला जानवर न मारा जाए, लेकिन साथ ही साथ प्रेडेटर्स भी न मारे जाएं, तो ओवरऑल गेम पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आज के टाइम में हर साल लाखों गेम एनिमल्स शिकार के लिए मारे जाते हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि प्रेडेटर्स भी कम किए जाते हैं। कुछ बड़े एनिमल्स जैसे एलिफेंट और राइनोसोरस को शिकारी खत्म नहीं करते। इंडिया में भी टाइगर कभी कभी ही किसी यंग एलिफेंट को अटैक करता है, वो भी तब जब वो अपनी माँ से अलग हो। क्लाइमेट किसी भी स्पीसीज की एवरेज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। मुझे लगता है कि एक्सट्रीम कोल्ड और ड्रॉट जैसे पीरियोडिकल सीजन्स सबसे पावरफुल चेक्स हैं।
मैंने एस्टिमेट किया था कि 1854-1855 के विंटर ने मेरे खुद के एरिया में 4/5 बर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इंसानों में किसी एपिडेमिक यानी महामारी से सिर्फ 10% लोग भी मर जाएं, तो उसे एक बहुत सीवियर यानी भयानक मोर्टेलिटी माना जाता है। पहले नज़र में क्लाइमेट का इफेक्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से अलग लग सकता है, लेकिन क्लाइमेट का सबसे बड़ा इफेक्ट फूड सप्लाई को कम करना होता है। और जब फूड कम हो जाता है तो सेम टाइप के फूड पर डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, चाहे वो एक स्पीसीज के हों या अलग स्पीसीज के, इनके बीच स्ट्रगल और भी इंटेंस हो जाती है। कभी कभी क्लाइमेट का डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड में वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जो कम पावरफुल हैं या जिन्हें विंटर में फूड मिलने में दिक्कत होती है। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करें या किसी डैम्प नमी वाली जगह से ड्राई जगह की तरफ जाएं, तो हम देखते हैं कि कुछ स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जाती हैं और फिर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि क्लाइमेट का डायरेक्ट इफेक्ट इन्हें ख़त्म कर रहा है, लेकिन ये सोचना एक गलती है। हर स्पीसीज चाहे जितनी अबंडेंट हो, किसी न किसी स्टेज पर हैवी डिस्ट्रक्शन फेस करती है। एनिमीज या कॉम्पिटिटर्स हमेशा हर स्पीसीज के अगेंस्ट होते हैं। अगर किसी भी स्मॉल क्लाइमेट चेंज से किसी एनिमी या कॉम्पिटिटर को थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि हर एरिया ऑलरेडी फुली ऑक्यूपाइड होता है, तो अगर एक स्पीसीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अगर हम साउथवर्ड्स दक्षिण की तरफ ट्रैवल करें और देखें कि कोई स्पीसीज कम होती जा रही है, तो इसके रीज़न सिर्फ क्लाइमेट चेंज में नहीं, बल्कि दूसरे स्पीसीज को मिलने वाले एडवांटेज में भी होते हैं। नॉर्थवर्ड्स ट्रैवल करने पर भी ये इफेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। नॉर्थ की तरफ जाते जाते स्पीसीज की टोटल नंबर कम होती जाती है। इसका मतलब कॉम्पिटिटर्स भी कम होते हैं। इसी वजह से जब हम किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो वहाँ डायरेक्टली क्लाइमेट का नेगेटिव इफेक्ट दिखता है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स छोटे यानी स्टंटेड हो जाते हैं। लेकिन साउथवर्ड्स जाने पर कंपटीशन का ज़्यादा रोल होता है। जब हम आर्कटिक रीजन, बर्फीले क्षेत्र, स्नो कवर्ड माउंटेन्स या डेजर्ट्स में पहुँचते हैं तो वहाँ स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ नेचर के एलिमेंट्स के अगेंस्ट होता है, मौसम और इन्वायरमेंट के। एक बहुत क्लियर एग्जांपल गार्डन में मिलेगा। कई ऐसे फॉरेन प्लांट्स हैं जो हमारी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरलाइज नहीं होते, क्योंकि वो हमारी नेटिव प्लांट्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते और नेटिव एनिमल्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब क्लाइमेट डायरेक्टली नहीं, बल्कि दूसरी स्पीसीज को फेवर करके भी किसी एक स्पीसीज का नंबर कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी स्पीसीज को बहुत फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, तो वो छोटी सी जगह में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इस केस में एपिडेमिक्स यानी महामारी एक नेचुरल चेक का काम करती है। ये गेम एनिमल्स यानी शिकार होने वाले जानवरों में अक्सर देखा जाता है। लेकिन कुछ एपिडेमिक्स का रीज़न सिर्फ डिजीज नहीं, बल्कि पैरासाइट्स भी होते हैं। कभी कभी पैरासाइट्स एक स्पीसीज में डिसप्रोपोर्शनेटली यानी अनुचित रूप से बढ़ने लगते हैं। जब किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स एक जगह पर बहुत क्राउडेड हो जाते हैं तो पैरासाइट्स उनमें और भी आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। इस केस में स्ट्रगल एक तरह से पैरासाइट और होस्ट, जिस पर पैरासाइट रहता है, इनके बीच होती है। कई केसेस में एक स्पीसीज के ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने से उसका सर्वाइवल ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। जैसे हम अपने खेत में बहुत आसानी से गेहूँ, वीट, सरसों, मस्टर्ड और अनाज उगा सकते हैं, क्योंकि उनके सीड्स बर्ड्स के लिए एक एक्सेस में होते हैं, अतिरिक्त मात्रा में। बर्ड्स भले ही एक सीज़न में उनको बहुत ज़्यादा खाएं, लेकिन वो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स की पॉपुलेशन विंटर में कंट्रोल हो जाती है, तो वो वीट या अनाज के नंबर्स को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इंसान अपने गार्डन में सिर्फ कुछ ही वीट के पौधे उगाने की कोशिश करे तो उसके सारे सीड्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स खत्म कर देंगे। मैंने खुद देखा है कि अगर सिर्फ कुछ प्लांट्स हों तो एक भी सीड्स नहीं बचेगा। कई रेयर प्लांट्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही मिलते हैं, लेकिन वहाँ वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। कुछ सोशल प्लांट्स जो हमेशा ग्रुप्स में ग्रो करते हैं, एक्सट्रीम्स एरियाज में भी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि किसी एक स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक जगह पर होने चाहिए। अगर किसी एक जगह पर कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि कई इंडिविजुअल्स साथ मिलकर रह सकते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स होते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते। अगर एक स्पीसीज़ का पॉपुलेशन बहुत कम हो तो इन ब्रीडिंग यानी आपस में ब्रीडिंग का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन यानी
आनुवंशिक विविधता ज़्यादा होती है, जो सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। इस टॉपिक में और भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड पर हैं जो दिखाते हैं कि एक ही जगह पर साथ रहने वाले जीव, ऑर्गेनिक बीइंग्स कितने कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा जो सिंपल होने के बावजूद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। स्टैफोर्डशायर में मेरे एक रिश्तेदार की इस्टेट जायदाद पर, जहां मुझे अच्छे से जांच करने का मौका मिला, एक बड़ी सी बंजर जमीन थी जो कभी भी इंसान के हाथ से नहीं छूटी थी। लेकिन इसी तरह की कई 100 एकड़ जमीन पिछले 25 साल पहले घेर कर उसमें स्कॉच फिर के पेड़ लगाए गए थे। उस घेरी गई जमीन की असल वेजिटेशन में जो बदलाव आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। ये बदलाव इतने बड़े थे कि जैसे किसी एक नेचर से किसी दूसरे नेचर में शिफ्ट हो गए हों। सिर्फ पेड़ पौधों की संख्या ही नहीं बदली, बल्कि 12 नए प्रकार के पौधे घास और कैरिसेस को छोड़कर वहां उगने लगे जो खुली जमीन पर नहीं मिलते थे। कीड़े मकोड़ों पर इसका असर और भी ज्यादा था। घेरी गई जमीन में 6 प्रकार के इंसेक्टिवोरस कीड़े खाने वाले पक्षी आम हो गए जो खुली जगह पर नहीं दिखते थे। वहीं दूसरी तरफ खुली जमीन पर सिर्फ 2-3 प्रकार के इंसेक्टिवोरस बर्ड्स मिलते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक प्रकार के पेड़ को उगाने का असर कितना बड़ा हो सकता है। सिर्फ इतना कि जमीन को घेर दिया गया ताकि कैटल अंदर ना आ सके। लेकिन ये बाउंड्री कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे सरे के फार्नहेम में और अच्छे से समझ आया। वहां भी बड़े बड़े बंजर क्षेत्र हैं जिनमें सिर्फ दूर तक कुछ पुराने स्कॉच फिर के पेड़ दिखते हैं। पिछले 10 सालों में यहाँ कई जगह को घेर दिया गया और वहाँ खुद ब खुद उगने वाले फिर के पेड़, सेल्फ सोन फिर्स, हजारों की संख्या में बढ़ने लगे, इतने करीब कि सभी पेड़ जीवित नहीं रह सकते थे। जब मुझे ये पता चला कि ये नए पेड़ न तो बोए गए थे न लगाए गए, तो मैं हैरान हो गया। इसलिए मैंने वहाँ के खुले इलाके का ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन मुझे एक भी नया स्कॉच फिर का पेड़ नहीं दिखा। सिर्फ पुराने लगे हुए पेड़ दिखाई दिए। जब मैंने और ध्यान से ज़मीन के बीच झाड़ियों के अंदर देखा तो मुझे छोटी छोटी कई फिर की प्लांटलेट्स मिली जो बार बार कैटल द्वारा चरने की वजह से उखाड़ दी गई थी। एक छोटी सी जगह 1 स्क्वायर यार्ड में एक पुराने फिर के पेड़ से कई 100 यार्ड दूर मैंने 32 छोटे पेड़ गिनते गए। इनमें से एक पेड़ जो 26 सालों तक उगने की कोशिश करता रहा, सिर्फ यहाँ की झाड़ियों के नीचे दबा रहा और बड़ा नहीं हो पाया। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जैसे ही जमीन को घेर दिया गया, नए स्कॉच फिर के पेड़ तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन ये बंजर जमीन इतनी बड़ी और इतनी सूखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैटल वहां इतने ध्यान से फूड ढूंढेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्कॉच फिर की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से कैटल पर निर्भर है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इंसेक्ट्स एनिमल्स की प्रेजेंस का फैसला करते हैं। हो सकता है पैराग्वे इसका सबसे अजीब उदाहरण हो। वहां पर गाय, घोड़े या कुत्ते कभी भी जंगली नहीं हुए, जबकि उनके साउथ और नॉर्थ वाले एरिया में ये जंगली रूप ले चुके हैं। हजारा और रेंजर ने दिखाया है कि इसका कारण एक स्पेशल टाइप की फ्लाई है, मक्खी, जो पैराग्वा में अधिक संख्या में पाई जाती है। ये मक्खी नए जन्मे जानवरों के नेवल नाभि में अंडे देती है, जिसकी वजह से उनके जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इन मक्खियों की संख्या भी किसी न किसी प्रक्रिया, किसी न किसी मीन्स से कंट्रोल में रहती होगी, जो शायद बर्ड्स के द्वारा होता होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, जिन्हें हॉक या शिकारी जानवर कंट्रोल में रखते हैं, अगर पैराग्वे में बढ़ने लगे तो मक्खियाँ कम हो जाएंगी। फिर एनिमल्स जैसे गाय और घोड़े जंगली हो सकते हैं और ये वेजिटेशन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फिर यही नेचर इंसेक्ट्स को प्रभावित करेगा और जैसे हमने स्टैफोर्डशायर में देखा, इंसेक्ट्स बर्ड्स को प्रभावित करेंगे और ये प्रभाव एक और कॉम्प्लेक्स साइकिल में चलता रहेगा। हमने शुरू इंसेक्टिवोरस बर्ड से किया था और एंड में भी इनसे ही हुआ, लेकिन नेचर में ये रिलेशन इतने सिंपल नहीं होते। ये एक बैटल है जो बार बार होती है और हर बार नया रिजल्ट लाती है। लेकिन लंबी लॉन्ग रन में, लंबी अवधि में
नेचर का बैलेंस, नेचर का संतुलन इतना सही बना रहता है कि हमारी दुनिया कई समय तक एक जैसी दिखाई देती है। लेकिन एक छोटी सी वजह किसी एक ऑर्गेनिक बीइंग को जीत या हार दिलवा सकती है। फिर भी हमारी सोच इतनी लिमिटेड है कि जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि कोई कैटेक्लिज्म आई होगी या कोई विशेष लॉज ऑफ लाइफ, जीवन के नियम होते हैं। मुझे एक और एग्जाम्पल देने का मन है जो दिखाता है कि कैसे पौधे और जानवर जो नेचर की कड़ी में एक दूसरे से दूर हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं। इंग्लैंड के इस हिस्से में एक एग्जॉटिक पौधा लोबेलिया फ्लेंजेंस कभी भी इंसेक्ट्स द्वारा विजिट नहीं किया जाता, इस वजह से ये सीड नहीं बना पाता। कई ऑर्चिड्स, ऑर्चिडेसियस प्लांट्स को अपने पॉलन हटाने के लिए मॉथ्स की ज़रूरत होती है ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। मैंने देखा है कि वायोला ट्राइकलर हार्टसीज का फर्टिलाइजेशन हम्बल बीज भौरे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी मधुमक्खियां इस फूल पर नहीं आती। मेरे एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि बीज की विजिट्स क्लोवर्स के फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बम्बल बीज ही कॉमन रेड क्लोवर ट्राइफोलियम पेरेंटेज तक पहुंच सकती है, क्योंकि दूसरी मधुमक्खियां उसके नेक्टर तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि अगर इंग्लैंड से हम्बल बीज बिल्कुल ख़त्म हो जाए या बहुत ही रेयर हो जाए तो हार्टसीज और रेड क्लोवर भी या तो बहुत रेयर हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। किसी भी जगह पर हम्बल बीज यानी भौरों की संख्या काफ़ी हद तक फील्ड माइस, छोटी जंगली चूहियों की संख्या पर निर्भर करती है, जो उनके कॉम्स और नेस्ट्स, छत्ते और घोंसले को बर्बाद कर देती हैं। मिस्टर एच न्यूमैन, जो हम्बल बीज की हैबिट्स पर काफ़ी समय से ध्यान दे रहे हैं, मानते हैं कि इंग्लैंड भर में इनमें से 2/3 2/3 भौरे इसी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे सभी जानते हैं, चूहिया यानी माइस की संख्या काफ़ी हद तक बिल्लियों की संख्या पर निर्भर करती है। मिस्टर न्यूमैन कहते हैं कि गांव और छोटी बस्तियों के पास हम्बल बीज के नेस्ट ज़्यादा मिलते हैं, और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि वहाँ ज़्यादा बिल्लियाँ होती हैं जो चूहियों को मार देती हैं। इसलिए ये बिल्कुल संभव लगता है कि किसी जगह पर एक बिल्ली, एक फेलिन एनिमल की अधिक उपस्थिति पहले चूहियों को कम करती है और फिर भौरों की संख्या बढ़ाकर किसी विशेष फूल की संख्या को भी प्रभावित कर सकती है। हर स्पीसीज के मामले में जीवन के अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग सीजन्स और अलग अलग सालों के दौरान कई अलग अलग तरीके के कॉन्स्ट्रेंट्स काम करते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन सभी मिलकर एक प्रजाति की संख्या या उसके एग्जिस्टेंस का डिटरमाइन करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई अलग अलग जगह पर एक ही प्रजाति को प्रभावित करने वाले कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। जब हम किसी झाड़ियों से भरी जगह, इंटेंगल्ड बैंक को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ पौधों की संख्या और प्रकार बस एक तरीके से रैंडम है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। हर किसी ने ये सुना होगा कि एक अमेरिकन जंगल यानी फॉरेस्ट को काट दिया जाता है तो एक बिल्कुल अलग वेजिटेशन वहाँ उगने लगती है। लेकिन देखा गया है कि साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो एंशिएंट इंडियन माउंट्स हैं, वहाँ नए पेड़ भी वही प्रकृति, डाइवर्सिटी और प्रोपोर्शन रखते हैं जो आसपास के वर्जिन जंगल में है। तो सोचिए वहाँ पेड़ों के बीच कितनी बड़ी स्ट्रगल होती रही होगी। हर साल हर पेड़ हजारों बीज गिराता होगा। कितनी वॉर्स होती होंगी इंसेक्ट्स और दूसरे इंसेक्ट्स के बीच, स्नेल्स और बर्ड्स के बीच, शिकारी जानवरों, बीस्ट्स ऑफ प्रे और छोटी प्रजातियों के बीच। सभी अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं, या पेड़ों, उनके बीजों या नए उग रहे पौधों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम हवा में एक मुट्ठी भर पंख उछाल दें तो सभी एक सर्टेन तरीके से नीचे गिरेंगे, एक फिक्स रूल के अनुसार। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी सिंपल है उस कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के मुकाबले जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिसमें कई प्रकार के पेड़ और प्राणी एक दूसरे के साथ जीने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। एक जीव का दूसरे जीव पर निर्भर होना, डिपेंडेंसी, जैसे एक पैरासाइट, एक परजीवी का अपने शिकार, अपने प्रे पर डिपेंड करना, आमतौर पर प्रकृति की सीरीज में काफी दूर तक जुड़ता है। ये आमतौर पर उनके बीच होता है जो एक दूसरे के साथ जीने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं, जैसे लोकस्ट्स यानी टिड्डे और घास चरने वाले जानवर, ग्रास फीडिंग क्वाड्रुपेड्स। लेकिन ये संघर्ष सबसे ज़्यादा कठिन, सीवियर, तब होता है जब एक ही प्रजाति, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका
रहने का एरिया एक ही होता है, उनको एक ही तरह का भोजन चाहिए और उनको एक जैसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर अलग अलग प्रकार के वीट एक साथ बोए जाएं और फिर उनका मिक्स बीज दोबारा बोया जाए, तो वही वैरायटीज़ जीतेंगी जो मिट्टी या मौसम के हिसाब से बेस्ट सूटेड हैं या जो नेचुरली ज़्यादा बीज देते हैं। कुछ ही सालों में ये स्ट्रॉन्ग वैरायटीज़ बाकी वैरायटीज़ को हटाकर पूरा एरिया ले सकती हैं। इसी तरह अगर अलग अलग रंग के स्वीट पीस मीठे मटर को मिक्स किया जाए तो उनका एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हर साल उनको अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा और फिर एक सही रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे कमज़ोर वैरायटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। यही चीज़ अलग अलग शीप की वैरायटीज़ के साथ भी देखी गई है। कहा जाता है कि एक प्रकार की पहाड़ी भेड़ माउंटेन वैरायटी दूसरी माउंटेन वैरायटी को हटा सकती है, जिससे दोनों को एक साथ रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही इफेक्ट अलग अलग प्रकार की मेडिसिनल लीच के साथ भी देखा गया है। हमें तो यहाँ तक डाउट हो सकता है कि किसी भी एक पौधे या एनिमल की अलग अलग वैरायटीज़ क्या बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ, हैबिट्स और कॉन्स्टिट्यूशन शारीरिक क्षमता रखती हैं। क्या अगर उन्हें एक नेचुरल इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने दिया जाए तो क्या 6 या ज़्यादा पीढ़ियों जनरेशन तक उनका बैलेंस बना रहेगा? अगर हर साल उनके बीज या बच्चों को मैनुअली सेलेक्ट नहीं किया जाए तो क्या वीक वैरायटी सर्वाइव कर पाएंगी? जैसा कि एक ही जीनस की स्पीसीज काफ़ी केसेस में एक जैसे आदतें, हैबिट्स और शारीरिक रचना स्ट्रक्चर रखती हैं, तो जब एक जीनस की दो प्रजाति एक दूसरे के सामने कम्पीट करती हैं तो उनका स्ट्रगल और ज़्यादा कठिन होता है। हम ये यूएसए में देख सकते हैं, जहाँ एक प्रजाति की स्वैलो, एक अबाबील चिड़िया, दूसरी प्रजाति की संख्या को कम कर रही है। स्कॉटलैंड में मिसेल ट्रुश की संख्या बढ़ने से सॉन्ग ट्रुश की संख्या कम हो गई। हम कितनी बार सुनते हैं कि एक प्रकार के चूहे दूसरे प्रकार के चूहों को हटा देते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में भी। रशिया में छोटी एशियाटिक कॉकरोच ने एक बड़ी स्पीसीज को हटा दिया है। एक प्रकार का चारलॉक, ये एक प्रकार का पौधा है, दूसरी प्रजाति को रिप्लेस कर सकता है। हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा सीवियर वही होता है जिसमें दो प्रजाति एक जैसी जगह पर जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद किसी भी केस में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से जीत कैसे जाती है इस महान जीवन के युद्ध, ग्रेट बैटल ऑफ लाइफ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस डिस्कशन से निकलता है कि हर ऑर्गेनिक बीइंग की स्ट्रक्चर किसी न किसी तरह उन सभी दूसरे जीवों से जुड़ी होती है जिनके साथ वो फूड या रेसिडेंस यानी जगह के लिए कम्पीट करता है, जिनसे उसे बचना होता है या जिन पर वो शिकार करता है। अगर हम एक पौधा देखें जो अपने एरिया में बढ़ रहा है तो एक सवाल उठता है कि ये अपनी संख्या 2 या 4 गुना क्यों नहीं बढ़ा सकता। हमें पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा गर्मी या ठंडी, नमी या सूखेपन बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गर्म या ठंडे, ज़्यादा गीले या सूखे इलाकों तक फैल सकता है। इस केस में एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम सोचना चाहें कि ये पौधा और ज़्यादा फैल सके तो हमें इसे उसके कॉम्पिटिटर्स या इसे भोजन लेने वाले प्राणियों पर कोई एडवांटेज देना होगा। अगर ये किसी जगह के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गया है तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बहुत ही कम पौधे या प्राणी सिर्फ क्लाइमेट की वजह से एक्सटिंक्ट होते हैं। जब तक हम एक्सट्रीम रीजन्स जैसे आर्कटिक या किसी बिल्कुल बंजर डेजर्ट एरिया तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कंपटीशन कभी बंद नहीं होती। चाहे ज़मीन बहुत ठंडी हो या बहुत सूखी, तब भी कुछ न कुछ स्पीसीज एक दूसरे से गर्म या नमी भरी जगह के लिए कम्पीट कर रही होती हैं। इसी तरह जब एक नए प्लांट या एनिमल को एक नए देश या नए कॉम्पिटिटर्स के बीच रखा जाता है तो चाहे वहाँ का क्लाइमेट सेम हो, फिर भी उसकी लाइफ की कंडीशंस बिल्कुल बदल जाती हैं। अगर हमें उसकी संख्या न्यू होम, नए घर में बढ़ानी हो तो उसको नए तरीके से बदलना पड़ेगा, जो हमने उसके असली घर नेटिव कंट्री में किया होता उससे अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ उसके सामने एक नया सेट कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज होंगे। ऐसे सोचना कि किसी एक प्राणी या पौधे को दूसरे पर कोई एडवांटेज कैसे दिया जाए एक अच्छा दिमागी एक्सरसाइज है। लेकिन शायद एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें हमने एग्जैक्ट पता किया हो कि क्या करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक बीइंग्स के बीच के रिश्तों को समझने में कितने इग्नोरेंट हैं। ये रियलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। जो एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए
कि हर ऑर्गेनिक बीइंग एक जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ने की कोशिश करता है। हर एक को अपनी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी सीजन में, किसी न किसी जनरेशन में स्ट्रगल करना पड़ता है और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है। जब हम इस स्ट्रगल पर सोचते हैं तो एक बात हमें सांत्वना देती है। प्रकृति का युद्ध, वॉर ऑफ नेचर, लगातार नहीं चलता। डर का कोई एहसास नहीं होता। मौत आमतौर पर तुरंत होती है और जो सबसे ज्यादा मजबूत, विगरस, स्वस्थ, हेल्दी और हैप्पी होते हैं वही बचते हैं और बढ़ते हैं। चैप्टर 4, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। जिस स्ट्रगल का पिछले चैप्टर में शॉर्ट में जिक्र किया गया था, वो वेरिएशन के केस में कैसे काम करेगा। क्या सिलेक्शन का प्रिंसिपल जो हमने देखा कि इंसान के हाथों में बहुत पावरफुल है, नेचर में भी काम कर सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रभावित तरीके से काम कर सकता है। ध्यान दीजिए कि डोमेस्टिकेटेड प्रजातियां और प्रकृति में रहने वाली प्रजातियां कितनी अजीब और अलग अलग तरह से बदल सकती हैं, और कैसे हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एक स्ट्रॉन्ग पावर है। डोमेस्टिकेशन के दौरान पूरी बॉडी कुछ हद तक लचीली बन जाती है, प्लास्टिक। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी जीव एक दूसरे से और उनके इन्वायरमेंट से कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े होते हैं। क्या ये सोचना गलत होगा कि जब इंसान के लिए यूजफुल वेरिएशंस हो सकते हैं तो कभी कभी ऐसे वेरिएशंस भी हो सकते हैं जो किसी जीवन की बड़ी और कॉम्प्लेक्स बैटल ऑफ लाइफ में उसके काम आए। अगर ऐसे वेरिएशंस कभी होती हैं तो क्या हमें डाउट होना चाहिए कि जिसमें भी थोड़ा सा भी एडवांटेज होगा उसके बचे रहने और अपनी स्पीसीज बढ़ाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। दूसरी तरफ जो भी वेरिएशन ज़रा सा भी हार्मफुल होगा वो पक्का ख़त्म हो जाएगा। मैं इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहता हूँ। मतलब जो फेवरेबल, फ़ायदे वाले वेरिएशंस होते हैं वो बचे रहते हैं और जो हार्मफुल यानी हानिकारक होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई वेरिएशन न तो यूजफुल है और न हार्मफुल तो नेचुरल सिलेक्शन उस पर कोई असर नहीं डालेगा और ये वेरिएशंस बस फ्लक्चुएट करेंगे, बदलते रहेंगे, जैसे हम पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज में देखते हैं, बहुरूपी स्पीसीज में। हम नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस एक ऐसे रीजन के एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं जिसमें कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो, जैसे क्लाइमेट का बदलाव। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ के जीवों की संख्या, प्रोपोर्शंस तुरंत बदलती हैं और कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो सकती हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एक जगह के जीव एक दूसरे से बहुत डीपली जुड़े होते हैं, तो अगर किसी एक स्पीसीज की संख्या बदलती है तो बाकी सब पर भी असर पड़ता है। अगर वो एरिया ओपन है तो नए स्पीसीज माइग्रेट कर सकते हैं जो पुराने स्पीसीज के बीच नए डिस्टर्बेंसेस पैदा करेंगे। एक सिंगल नए पेड़ या एक नए एनिमल की एंट्री का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। लेकिन अगर वो जगह एक आइलैंड हो या कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें नए प्रजातियों का आना मुश्किल हो, तो वहाँ जो खाली जगह होगी उसे वही पुराने स्पीसीज फिल करेंगे, लेकिन थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में। अगर एरिया ओपन होता तो यही जगह नए आने वाले जीव ले लेते। ऐसे केस में जो भी छोटी सी मॉडिफिकेशन किसी स्पीसीज को नए इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव करने में मदद करती, वो स्लोली प्रिजर्व्ड होती जाएगी। और यही नेचुरल सिलेक्शन का काम है, बेहतरीन फॉर्म को सिलेक्ट करना और टाइम के साथ उसको और सुधारना। हमने पहले चैप्टर में देखा था कि लाइफ की कंडीशंस जब चेंज होती है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जिससे वेरिएबिलिटी या तो होती है या बढ़ती है। इस केस में लाइफ की कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं तो ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए फायदे का काम करेगा, क्योंकि नए और बेहतर वेरिएशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ऐसे नए और बेहतर वेरिएशंस नहीं होते तो नेचुरल सिलेक्शन कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कोई एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी ज़रूरी है। जैसा इंसान छोटी छोटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऐड करके बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे प्रकृति भी कर सकती है, लेकिन और भी आसानी से, क्योंकि उसके पास अनंत टाइम है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फिजिकल चेंज जैसे क्लाइमेट चेंज या इमिग्रेशन को रोकने के लिए आइसोलेशन बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि नेचुरल सिलेक्शन नए ऑर्गेनिजम्स बना सके या पुराने ऑर्गेनिजम्स में सुधार कर सके। क्योंकि हर एक देश के अंदर हर एक स्पीसीज एक दूसरे से स्ट्रगल कर रही होती हैं। अगर एक स्पीसीज के स्ट्रक्चर या हैबिट्स में छोटा सा भी बदलाव हो जाए
तो उसके पास दूसरी स्पीसीज के मुकाबले एडवांटेज हो सकता है। और अगर यही तरीके से छोटे छोटे और चेंजेस होते गए तो एडवांटेज और ज़्यादा बढ़ सकता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें हर स्पीसीज परफेक्ट हो या जिसमें और कोई भी सुधार की गुंजाइश न हो, क्योंकि हर कंट्री में नेटिव्स इतने स्ट्रांग नहीं होती कि फॉरेनर्स को रोक सकें। स्थानीय प्रजातियां इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि विदेशी प्रजातियों को रोक सके। और क्योंकि फॉरेन स्पीसीज कहीं भी नेटिव स्पीसीज को हरा चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि अगर नेटिव्स और अच्छे से मॉडिफाई हो जाते तो शायद वो अपनी लैंड प्रोटेक्ट कर सकते। जैसा कि इंसान अपने मेथोडिकल, व्यवस्थित और अनकॉन्शियस अचेतन सिलेक्शन के जरिए बड़े चेंजेस ला सकता है और ला चुका है, तो सोचिए प्रकृति क्या नहीं कर सकती। इंसान सिर्फ एक्सटर्नल और विजिबल कैरेक्टर्स पर काम कर सकता है, लेकिन प्रकृति को सिर्फ अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता जब तक वो किसी जीव के लिए फायदेमंद यानी यूजफुल न हो। प्रकृति हर इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग पर, कॉन्स्टिट्यूशन के हर छोटी सी छोटी शेड पर, संरचना के हर छोटे से छोटे छाया पर और पूरे जीवन की मशीनरी पर असर डाल सकती है। इंसान अपनी सिलेक्शन सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन प्रकृति सिर्फ उस बीइंग के फायदे के लिए काम करती है जिसे वो मॉडिफाई कर रही होती है। प्रकृति किसी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर को पूरी तरह एक्सरसाइज करती है और उस जीव को उसके अनुकूल यानी सूटेबल कंडीशंस में रखती है। इंसान अलग अलग क्लाइमेट्स के नेटिव्स को एक ही कंट्री में रखता है। वो किसी सिलेक्टेड कैरेक्टर को उसके अनुकूल तरीके से एक्सरसाइज नहीं कराता। जैसे कि एक लंबे और छोटी चोंच वाले कबूतर को एक जैसा भोजन देता है, एक लंबे या छोटे पैर वाले जानवर को अलग तरीके से ट्रेन नहीं करता और लंबे या छोटे ऊन वाले भेड़ों को एक ही क्लाइमेट में रखता है। वो सबसे मजबूत विगरस मेल्स को फीमेल्स के लिए लड़ने नहीं देता। वो कमज़ोर इन्फीरियर जानवरों को तुरंत ख़त्म नहीं करता, बल्कि जितना हो सके हर सीज़न में अपनी सभी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करता है। वो अपनी सिलेक्शन कभी कभी किसी हाफ मॉन्स्ट्रस, आधी विकृत फॉर्म में शुरू करता है या किसी ऐसे मॉडिफिकेशन से जो उसकी आंखों में क्लियरली दिखाई दे या उसके काम आए। लेकिन प्रकृति के अंदर एक छोटी सी भी डिफरेंस, चाहे स्ट्रक्चर में हो या कॉन्स्टिट्यूशन में, संरचना या बनावट में, जीवन का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ में स्केल को पलट सकती है और इसी वजह से वो प्रिजर्व हो सकती है। तो क्या हम ये सोचकर हैरान हो सकते हैं कि प्रकृति के जीव इंसान के बनाए जीवों से ज़्यादा ट्रूअर, सच्चे और बेहतरीन तरह से कॉम्प्लेक्स लाइफ कंडीशंस के लिए सूटेबल होते हैं? क्या ये ऑब्वियस नहीं लगता कि प्रकृति का काम इंसान के काम से कहीं ज़्यादा ऊंचे दर्जे का है? नेचुरल सिलेक्शन हर दिन, हर घंटे, पूरे दुनिया में हर एक वेरिएशन को नोटिस कर रही होती है। जो खराब है उसको रिजेक्ट कर रही है, जो अच्छा है उसको प्रिजर्व कर रही है और उसमें और सुधार ला रही है। ये बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी दिखाई देने वाले तरीके से हर जगह, हर वक्त एक एक जीव को उसके एनवायरनमेंट से बेटर एडेप्ट बना रही है। हम इन स्लो चेंजेस को देख नहीं सकते जब तक वक्त की टाइम स्टैम्प हजारों लाखों सालों तक नहीं लगती। और जब हम जियोलॉजिकल टाइम के लंबे दौर को देखते हैं तो हम सिर्फ इतना समझ पाते हैं कि आज जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो पहले से बिल्कुल अलग हैं। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक जीव के वेलफेयर, भलाई के लिए काम कर सकती है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम मामूली यानी ट्रिवियल समझते हैं, उन पर भी इसका असर हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि पत्ते खाने वाले इंसेक्ट्स हरा रंग रखते हैं और जो इंसेक्ट्स बार्क खाते हैं, छाल, उनका रंग चितकबरा भूरा, मॉटल्ड ग्रे होता है। अल्पाइन पेट्रेमिगन, बर्फीले इलाके का जो पंछी है, परिंदा, सर्दी में सफ़ेद हो जाता है। लाल तीतर का रंग घास जैसा होता है और ब्लैक ग्राउस, काला तीतर का रंग काली मिट्टी जैसा। इनके रंग इनके जीने के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये शिकारी से बचने में मदद करते हैं। अगर तीतर किसी भी स्टेज पर मार न दिया जाए तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि गिन पाना मुश्किल हो जाएगा। ये शिकारी पंछियों, बर्ड्स ऑफ प्रे से काफ़ी सफ़र करते हैं और बाज हॉक्स सिर्फ अपनी आंखों से शिकार को देखकर पकड़ते हैं। इतना तक देखा गया है कि यूरोप में लोगों को वार्न किया जाता है कि सफ़ेद कबूतर ना रखें क्योंकि वो शिकारी का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन इन बर्ड्स को उनका परफेक्ट रंग देने और उस रंग को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल न करे।
एक स्पेसिफिक कलर का एक जानवर कभी कभी मार दिया जाए तो लोग सोचते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक प्योर वाइट भेड़ों के झुंड फ्लॉक में अगर किसी एक लैम्प के शरीर पर थोड़ा भी ब्लैक ट्रेस होता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। पौधों में भी हम देखते हैं कि फ्रूट के ऊपर का जो डाउनी लेयर है, महीन रोएं और पल्प का कलर बोटेनिस्ट्स के लिए छोटी बातें लगती हैं, लेकिन डाउनिंग जो एक एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट में स्मूथ स्किन्ड चिकनी त्वचा वाले फल एक खास बीटल से ज़्यादा सफ़र करते हैं जो रोए वाले फलों पर कम असर करता है। पर्पल प्लम्स बैंगनी आलू बुखारा एक खास बीमारी से ज़्यादा सफ़र करते हैं, जबकि येलो प्लम्स पीले आलू बुखारे कम। एक दूसरी बीमारी येलो फ्लेस्ड पीचेस पीले गूदे वाले आड़ू को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जबकि दूसरे कलर्ड फ्रूट्स कम सफ़र करते हैं। अगर इंसान के तरीके आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बावजूद ये छोटी डिफरेंसेस एक बड़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो प्रकृति में जहाँ एक पेड़ को दूसरे पेड़ से और एक प्राणी को हजारों एनिमी से लड़ना पड़ता है, ये छोटी डिफरेंसेस डिसाइड करेंगी कि कौन सा प्रजाति, कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी और कौन सी नहीं। हम जब एक स्पीसीज के छोटे छोटे डिफरेंसेस देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बेकार हैं, लेकिन क्लाइमेट, फूड जैसे एलिमेंट्स डायरेक्टली असर डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, कई अननोन ग्रोथ के संबंध होते हैं, जिसमें एक पार्ट मॉडिफाई होता है तो दूसरा भी होता है, और ये सब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू स्लोली एक्यूमुलेट होते हैं, जो एक जीव के भलाई के लिए होता है। जैसे हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन के दौरान कोई वेरिएशन जीवन के किसी भी खास दौर, पीरियड ऑफ लाइफ में दिखती है, तो वही वेरिएशन उसके ऑफस्प्रिंग में भी उसी दौर में वापस आने की टेंडेंसी रखती है। जैसे हमारे सब्जी और खेती के पौधों, कुलिनरी और एग्रीकल्चरल प्लांट्स के बीजों में अलग अलग वैरायटीज का दिखना, सिल्कवॉर्म के कैटरपिलर और कोकून स्टेज में अलग अलग वैरायटीज का होना, पोल्ट्री के अंडों का अलग होना या उनके बच्चों के रोए का अलग कलर होना, भेड़ों और गाय बैल कैटल के सींग का लगभग एडल्ट होने पर डेवलप होना। इसी तरह प्रकृति में भी नेचुरल सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनिक बीइंग के किसी भी उम्र में काम कर सकता है। अगर उस उम्र में कोई फायदेमंद वेरिएशन होती है तो वो उसी उम्र में इनहेरिट होने लगेगी। अगर किसी पौधे के लिए ये फायदेमंद हो कि उसके बीज हवा से ज़्यादा दूर तक फैल सकें, तो मुझे ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होने में कोई दिक्कत नहीं लगती। जैसे कॉटन प्लांट का जो किसान है वो अपने पेड़ के पॉट्स फली में और बेहतर और ज़्यादा रोएं बनाने के लिए सिलेक्शन करता है। नेचुरल सिलेक्शन एक इंसेक्ट के लार्वा को भी नए इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, जो उसके एडल्ट स्टेज से बिल्कुल अलग होता है, और ये मॉडिफिकेशंस कोरिलेशन के नियम से एडल्ट के स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकती हैं। शायद ऐसे इंसेक्ट्स जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जीते हैं और जो कभी खाना नहीं खाते, उनका बड़ा हिस्सा बस लार्वा के स्ट्रक्चर में आए ग्रेजुअल चेंजेस का ही नतीजा होता है। और इसी तरह अगर एडल्ट स्टेज में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वो लार्वा के स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन किसी भी केस में नेचुरल सिलेक्शन ये इंश्योर करेगा कि किसी भी एक स्टेज पर होने वाला बदलाव दूसरे स्टेज पर नुकसान न करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्पीसीज खत्म हो जाती। नेचुरल सिलेक्शन पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है ताकि उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ और बेहतर हो सके। सोशल एनिमल्स में ये हर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर को कम्युनिटी के फायदे के लिए मॉडिफाई करेगा, अगर उस मॉडिफिकेशन से सभी को कोई लाभ हो। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक स्पीसीज के स्ट्रक्चर को सिर्फ इसलिए मॉडिफाई नहीं करेगा कि दूसरी स्पीसीज को कोई फायदा हो। नेचुरल हिस्ट्री में ऐसे क्लेम्स किए गए हैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जो लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पर टिक सके। अगर किसी जानवर के जीवन में कोई स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बार यूज होता है लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरल सिलेक्शन उससे एक्सटेंट तक मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स के बहुत बड़े जॉज जो सिर्फ कोकून तोड़ने के काम आते हैं, चिड़ियों के बच्चों की चोंच का सख्त टिप, हार्ड टिप, जो अंडे तोड़ने में मदद करता है। कहा जाता है कि जो सबसे अच्छे शॉर्ट बीक्ड टम्बलर पिजन्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाते। इस वजह से पिजन ब्रीडर्स उन अंडों को तोड़ने में मदद करते हैं। अगर प्रकृति को एक
बड़े हो चुके कबूतर की चोंच बहुत छोटी बनानी पड़ती, तो ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता, और साथ ही अंडे के अंदर सबसे स्ट्रांग और सख्त चोंच वाले बच्चों का जो सिलेक्शन है वो होता, क्योंकि जो वीक होते वो बच ही नहीं पाते, या फिर प्रकृति ऐसे अंडे सेलेक्ट करती जो पतली छिलके वाले होते, क्योंकि अंडे का शेल भी बाकी स्ट्रक्चर की तरह वेरी होता है। जैसे डोमेस्टिकेशन के दौरान एक खास सेक्स में कुछ अलग फीचर्स डेवलप होते हैं और उन्हीं में इनहेरिट होते हैं, वैसा ही प्रकृति में भी होता होगा। अगर ऐसा है तो नेचुरल सिलेक्शन एक सेक्स को दूसरे सेक्स के साथ उसके फंक्शनल रिलेशन में मॉडिफाई कर सकता है, या अगर दोनों सेक्सेस के जीवन के तरीके अलग हैं तो उनमें भी नेचुरल सिलेक्शन काम कर सकता है। इससे मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताने का मन हो रहा है जिसे मैं सेक्सुअल सिलेक्शन कहता हूं। यह स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर नहीं बल्कि मेल्स के बीच फीमेल्स को जीतने के स्ट्रगल पर डिपेंड करता है। इसका रिजल्ट अनसक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स की मौत नहीं बल्कि उनका कम या जीरो ऑफस्प्रिंग होता है। इस वजह से सेक्सुअल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के मुकाबले कम सख्त यानी कम रिग्रेस होता है। आमतौर पर सबसे स्ट्रांग मेल्स जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेड होते हैं वही सबसे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ते हैं, लेकिन कई केसेस में जीत सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि उन स्पेशल वेपन्स पर डिपेंड करती है जो सिर्फ मेल्स के पास होते हैं। जैसे अगर एक हिरन के सींग नहीं होंगे या एक मुर्गे का पंजे स्पर नहीं होंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा जो जीतेगा वही ब्रीड करेगा, तो धीरे धीरे और ज़्यादा करेज, लंबे पंजे और मजबूत पंख डेवलप हो सकते हैं। एक कॉक फाइटर लड़ाकू मुर्गा पालने वाला भी ये जानता है कि सबसे स्ट्रांग मुर्गे का केयरफुल सिलेक्शन करके उसकी ब्रीड सुधारी जा सकती है। सेक्सुअल सिलेक्शन प्रकृति में कितने नीचे तक चला जाता है ये मुझे नहीं पता। मेल एलिगेटर्स मेटिंग के लिए लड़ते हैं, बेलो करते हैं, घूमते हैं जैसे एक वॉर डांस हो रहा हो। मेल सैल्मन्स एक दूसरे से पूरे दिन तक लड़ते हैं। मेल स्टैग बीटल्स के बड़े जबड़े उनके एक दूसरे से लड़ाई के नतीजे में छोटी छोटी वुंड्स दिखाते हैं, चोटें। शायद पॉलीगेमस जानवरों में एक मेल के पास मल्टीपल फीमेल होने वाले जानवरों में यही जंग सबसे ज़्यादा कठिन होती है, और यही जानवर अक्सर खास वेपन के साथ आते हैं। जो भी कार्निवोरस जानवर होते हैं मांसाहारी, वो पहले से ही अच्छे से आर्म्ड होते हैं, लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन के जरिए उनको और भी डिफेंस का तरीका मिल सकता है। जैसे लायन का मेन, जंगली सुअर का कंधों पर मोटी त्वचा, मेल सैल्मन की हुक्ड जॉ। कई केसेस में शील्ड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना स्वॉर्ड या स्पेयर, तलवार या भाला। चिड़ियों के बीच ये कंपटीशन, ये जंग अक्सर ज़्यादा शांत होती है। जो लोग इस सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं उनका मानना है कि कई प्रजातियों के मेल्स के बीच सबसे कठिन कंपटीशन होती है अपनी सिंगिंग के जरिए फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गुआइना का रॉक थ्रस, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज और कुछ और प्रजातियां इकट्ठा होती हैं। एक के बाद एक मेल्स अपने सुंदर पंखों, गॉर्जियस प्लूमेज को दिखाते हैं और अजीब मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। फीमेल्स एक तरफ खड़ी होकर तमाशा देखती हैं और आखिर में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उसको अपना पार्टनर चुन लेती हैं। जो लोग केज्ड बर्ड्स, पिंजरे में बंद पक्षियों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें पता होगा कि ये कभी कभी अपनी पसंद और नापसंद दिखाते हैं। सर आर हिरन ने लिखा है कि उनके पास एक चितकबरा मोर था जो सभी मादा मोर को सबसे ज़्यादा पसंद आता था। मैं यहाँ इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अगर इंसान अपनी पसंद के अनुसार सिलेक्शन करे तो बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि फीमेल्स अपनी पसंद के मेल्स को हज़ारों पीढ़ियों तक, हज़ारों जेनरेशन्स तक सिलेक्ट करके कोई नोटिसेबल इफेक्ट न ला सकती हों। मुझे शक है कि मेल और फीमेल बर्ड्स के पंखों के अलग अलग रंग का एक वेल नोन लॉ है जो ये बताता है कि पंखों का रंग मेनली सेक्सुअल सिलेक्शन के कारण मॉडिफाई हुआ है। ये मॉडिफिकेशंस तब होते हैं जब बर्ड्स अपनी ब्रीडिंग एज में पहुंचते हैं या ब्रीडिंग सीजन में होते हैं, और ये मॉडिफिकेशंस उसी उम्र या सीजन में इनहेरिट होते हैं, या तो सिर्फ मेल्स में या दोनों जेंडर्स में। लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट पर डिटेल में जाने की यहाँ जगह नहीं है।
मुझे लगता है कि जब किसी भी प्रजाति के मेल्स और फीमेल्स की हैबिट्स एक जैसी होती हैं लेकिन स्ट्रक्चर, कलर या ऑर्नामेंटेशन, सजावट में अंतर होता है तो ये सेक्सुअल सिलेक्शन के कारण होता है। मतलब अलग अलग जनरेशन्स में कुछ मेल्स के पास अपने राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले थोड़ा एडवांटेज होता है, चाहे वो उनके वेपन्स, उनका बचाव का तरीका या उनकी चार्म के रूप में हो। और ये एडवांटेजेस उनके मेल ऑफस्प्रिंग को इनहेरिट होते हैं। फिर भी मैं नहीं चाहता कि सेक्सुअल डिफरेंसेस के हर केस को सिर्फ इस एक थियरी से समझाया जाए, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स में भी देखते हैं कि कई पेकुलियरिटीज सिर्फ मेल्स में दिखते हैं, जो न तो उनके बैटल में काम आते हैं न फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में। जैसे मेल कैरियर पिजन्स के वेटल्स, गले के पास निकली हुई स्किंट, कुछ मुर्गों की प्रजातियों के हॉर्न लाइक जो उभार हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जो न तो उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं न ही फीमेल्स के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। प्रकृति में भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे टर्की कॉक के सीने पर एक छोटी सी बाल की गुच्छी। इसका कोई फायदा नहीं लगता, ना ही ये उसके लिए कोई ऑर्नामेंट का काम करता है। अगर ये डोमेस्टिकेशन में होता तो शायद लोग इसे एक मॉन्स्ट्रोसिटी, एक विकृति के रूप में देखते। नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है ये समझाने के लिए मैं एक दो इमेजिनरी एग्जाम्पल्स दूंगा। मान लीजिए एक वुल्फ, एक भेड़िया है जो अलग अलग एनिमल्स का शिकार करता है। कुछ को चालाक, क्राफ्टी तरीके से पकड़ता है, कुछ को स्ट्रेंथ के बल पर और कुछ को अपनी स्पीड से। अब सोचिए कि हिरन जैसे सबसे तेजी से भागने वाले शिकार की संख्या किसी वजह से बढ़ जाए या दूसरे शिकार कम हो जाए, खासकर उस सीजन में जब वुल्फ को सबसे ज्यादा खाने की जरूरत हो। ऐसे कंडीशंस में सबसे फास्ट और पतले वुल्फ्स के बचे रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ये सिलेक्टेड वुल्फ्स सर्वाइव करेंगे और उनका ये गुण, ये ट्रेट आगे ट्रांसफर होगा जब तक वो अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ भी मेंटेन करें, ताकि किसी और सीजन में जब शिकार के पैटर्न बदलें तब भी वो जीवित रह सकें। मुझे ये थियरी बिल्कुल वैसे ही सच लगती है जैसे इंसान अपने ग्रे हाउंड्स, अपने तेज दौड़ने वाले कुत्ते को केयरफुल सिलेक्शन के जरिए और तेज बना सकता है। और कभी कभी ये सिलेक्शन बिना किसी कॉन्शियसली सोचने के भी होती है, क्योंकि हर इंसान नेचुरली अपने बेस्ट डॉग्स को पालता है, चाहे उसका इंटेंशन ब्रीड बदलने का हो या ना हो। अगर प्रे एनिमल्स की संख्या में कोई बदलाव न भी हो तब भी किसी एक वुल्फ का नेचर अलग हो सकता है। एक बेबी वुल्फ पैदा हो सकता है जो किसी एक खास तरह के शिकार पे ध्यान दे। ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिकेटेड जानवरों में भी ऐसे नेचुरल टेंडेंसीज देखते हैं। जैसे एक बिल्ली सिर्फ माइस को पकड़ती है और दूसरी रैट्स को। एक बिल्ली उड़ने वाले बर्ड्स को लेकर आती है तो दूसरी खरगोश को। एक बिल्ली कीचड़ वाले एरियाज में शिकार करती है और रात भर वुड कॉक्स या स्नाइप्स को पकड़ती है। एक बिल्ली जो रैट्स को पकड़ती है वो हैबिट इनहेरिटेड होती है। अगर किसी वुल्फ के अंदर छोटा सा भी इननेट जन्मजात हैबिट या स्ट्रक्चर का चेंज उनके जीवित रहने में मदद करे तो वो सरवाइव करेगा और अपनी क्वालिटीज आगे ट्रांसफर करेगा। फिर उसके कुछ ऑफस्प्रिंग भी वही हैबिट इनहेरिट करेंगे और जब ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी तो एक नई वैरायटी का वुल्फ डेवलप हो सकता है। ये या तो अपनी पुरानी प्रजाति पेरेंट फॉर्म को रिप्लेस करेगा या दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे। अलग अलग हैबिटेट्स भी नए वुल्फ्स डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक वुल्फ पहाड़ी इलाके, माउंटेन रीजन में रहता है और दूसरा लोलैंड, मैदानी क्षेत्र में। दोनों अलग शिकार करने पर मजबूर होंगे। जो इंडिविजुअल्स दोनों जगहों पर सबसे बेटर फिटेड होंगे वो सरवाइव करेंगे और धीरे धीरे दोनों जगहों पर अलग प्रजातियां, वैरायटीज बन जाएंगी। जहां ये वुल्व्स मिलेंगे वहां ये क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन इंटर क्रॉसिंग का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, आंतरिक प्रजनन का। एम पियर्से के अनुसार यूएसए के कैटस्किल माउंटेन्स में दो तरह के वुल्व्स हैं। एक लाइट ग्रे हाउंड लाइक वुल्फ जो डियर का शिकार करता है, दूसरा बड़ा और भारी वुल्फ जो छोटी टांगों वाला है और ज्यादातर शेफर्ड की बकरियों, फ्लॉक्स का शिकार करता है। अब एक और कॉम्प्लेक्स केस लेते हैं। कुछ पौधे एक स्वीट जूस एक्सक्रीट करते हैं जो शायद उनके रस, उनके सैप से किसी हानिकारक, किसी इंजूरियस सब्सटेंस को हटाने के लिए होता है। यह प्रोसेस दाल वर्ग के कुछ पौधों के स्टिपुल्स, पत्राधार के बेस पर और साधारण तेजपात, कॉमन लॉरेल के पत्तों के पीछे मौजूद
ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। ये जूस भले ही कम मात्रा में होता है, लेकिन इंसेक्ट इसे बहुत लालच से ढूंढते हैं। अब मान लीजिए कि किसी फूल की पेटल्स के अंदर का बेस से हल्का सा स्वीट जूस या नेक्टर एक्सक्रीट हो। इस केस में जब इंसेक्ट्स नेक्टर ढूंढने आएंगे तो उनके शरीर पर पॉलन चिपक जाएगा, और जब ये इंसेक्ट्स एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगे तो पॉलन का ट्रांसफर भी होगा। इसका मतलब है कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच क्रॉस पॉलिनेशन होने लगेगा, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है ये मानने का कि ये क्रॉसिंग नए प्लांट्स को ज़्यादा मजबूत और सर्वाइवल के लिए फिट बनाएगी। ऐसे कुछ नए प्लांट्स जो इस नेक्टर एक्सक्रीटिंग पावर को इनहेरिट करेंगे, उनके बचे रहने के चांसेस बाकियों से ज़्यादा होंगे। वो फूल जिसमें सबसे बड़े ग्लैंड्स या नेक्टरीज होंगी, जो सबसे ज़्यादा नेक्टर एक्सक्रीट करेंगे, उनमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा आएंगे, और जिन फूलों में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होगा वही धीरे धीरे डोमिनेट हो जाएंगे। इसी तरह वो फूल जिनमें उनके स्टेमन और पिस्टिल्स का प्लेसमेंट ऐसे होगा कि इंसेक्ट्स पॉलन ट्रांसफर कर सकें, तो वो भी सिलेक्शन में फ़ायदा उठाएंगे। हम ये केस भी ले सकते थे कि कुछ इंसेक्ट सिर्फ पॉलन कलेक्ट करने के लिए फूलों पर आते हैं, ना कि नेक्टर के लिए। पॉलन का असली काम तो फर्टिलाइजेशन है, तो अगर इंसेक्ट्स पॉलन खा लें तो ये पौधों के लिए लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा पॉलन इंसेक्ट्स के शरीर से एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफर होने लगे तो चाहे 90% पॉलन खत्म भी हो जाए, फिर भी ये प्लांट के लिए एक बड़ा फायदा होगा। ऐसे पौधे जो और ज़्यादा पॉलन बनाएंगे, जिनमें और बड़े एंथर्स होंगे, वही नेचुरल सिलेक्शन के दौरान सेलेक्ट होंगे। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहा, पौधे धीरे धीरे और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते गए ताकि इंसेक्ट्स उन पर और ज़्यादा आएँ। अब इंसेक्ट्स बिना किसी इंटेंशन के, लेकिन एक पैटर्न में पॉलन एक फूल से दूसरे फूल तक ले जा रहे थे, और ये कितना इफेक्टिव तरीके से होता है ये मैं कई एग्जाम्पल से दिखा सकता हूँ। बस एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा जो एक नए प्रोसेस का भी इंट्रोडक्शन करेगा। कुछ होली एक प्रकार के पेड़, इनके पेड़ सिर्फ मेल फ्लावर्स उगाते हैं जिनमें 4 स्टेमन्स होते हैं जो थोड़ा सा पॉलन बनाते हैं, और एक छोटा पिस्टिल होता है जो फुली डेवलप नहीं होता। कुछ होली के पेड़ सिर्फ फीमेल फ्लावर्स उगाते हैं जिनमें एक पूरा पिस्टिल होता है, लेकिन स्टेमन्स के एंथर्स सूखे होते हैं और उनमें एक भी पॉलन ग्रेन नहीं होता। मैंने एक फीमेल होली ट्री देखा जो एक मेल होली ट्री से 60 यार्ड्स दूर था। मैंने 20 अलग ब्रांचेस से फ्लावर्स लेकर उनके स्टिग्मास को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। सभी फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स थे और कुछ में तो बहुत ज़्यादा थे। हवा पिछले कई दिनों से फीमेल ट्री से मेल ट्री की तरफ चल रही थी, इसलिए पॉलन हवा के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता था। मौसम ठंडा और तूफानी था जो बीज के लिए अनुकूल नहीं होता। फिर भी हर फीमेल फ्लावर जो मैंने चेक किया वो फुली फर्टिलाइज्ड था। ये बीज की वजह से हुआ जो एक्सीडेंटली पॉलन से डस्टेड धूल से भरे थे जब वो नेक्टर ढूंढते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक गए। अब वापस अपने इमेजिनरी केस पर आते हैं। जैसे ही एक पौधा इंसेक्ट्स के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया कि पॉलन का ट्रांसफ़र रेगुलर होने लगे, तो एक नया प्रोसेस शुरू हो सकता था। कोई भी नेचुरलिस्ट इस बात पर डाउट नहीं करेगा कि फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर एक एडवांटेज है। इसका मतलब है कि एक ही पौधे के किसी एक फूल में सिर्फ स्टेमन्स हों और किसी दूसरे फूल में सिर्फ पिस्टिल्स हों, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। कई बार ऐसे पौधे जो नए कंडीशंस में उगाए जाते हैं, उनके मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये प्रकृति में थोड़ा सा भी होने लगे, तो क्योंकि पॉलन ऑलरेडी एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर डिवीज़न ऑफ लेबर से पौधे का एडवांटेज हो सकता है, तो ऐसे पौधे जिसमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही नेचुरल सिलेक्शन में फेवर होंगे। धीरे धीरे ये टेंडेंसी और बढ़ती जाएगी जब तक कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सेक्सेस न हो जाए। मान लीजिए कि जो प्लांट हम धीरे धीरे सेलेक्ट कर रहे थे ताकि उसमें ज़्यादा नेक्टर आए, वो एक आम नॉर्मल प्लांट हो, और कुछ खास इंसेक्ट्स अपने फूड की ज़रूरत के लिए उसके नेक्टर पर निर्भर हों। मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं जो दिखाते हैं कि बीज, मधुमक्खियां अपना समय बचाने के लिए कितनी उत्सुक होती हैं। जैसे कुछ फ्लावर्स के बेस नीचे के भाग पर छोटे से छेद बनाकर नेक्टर सक करती हैं, जबकि वही नेक्टर वो आसानी से मुंह के रास्ते से भी ले सकती हैं, सिर्फ थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती।
ऐसे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे कोई शक नहीं कि अगर किसी मधुमक्खी के शरीर की साइज और शेप में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए या उसकी प्रोबोसिस यानी सूंड की कर्वेचर और लंबाई में हल्का सा भी बदलाव हो तो वो थोड़ा और जल्दी अपना भोजन पा सकेगी और इस वजह से उसके जीवित रहने और ऑफस्प्रिंग छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके डिसेंडेंट्स भी यही टेंडेंसी इनहेरिट कर सकते हैं। अगर हम रेड क्लोवर और इनकार्नेट क्लोवर, ट्राइफोलियम पेरेंटेज और इनकार्नेटम की कोरेलस यानी फूल की नलिका की लंबाई को देखें तो एक झटके में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन हनी भी आसानी से इनकार्नेट क्लोवर का नेक्टर ले सकती है, लेकिन रेड क्लोवर का नेक्टर नहीं ले सकती क्योंकि उसकी नली ज्यादा गहरी होती है। सिर्फ हम्बल बीज यानी भौरे ही रेड क्लोवर का नेक्टर ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी रेड क्लोवर के खेत होते हैं उनका मीठा नेक्टर हनी बीज के लिए बेकार होता है। अगर हनी बी की प्रोबोसिस यानी सूंड थोड़ी सी लंबी हो या थोड़ी अलग शेप की हो तो उसके लिए ये एक बड़ा एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ मैंने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि क्लोवर की फर्टिलिटी काफी हद तक मधुमक्खियों पर डिपेंड करती है। जब बीज क्लोवर के फूलों पर बैठती हैं और उनके कोरोला के पार्ट्स को हिलाती हैं तभी पॉलेन स्टिग्मेटिक सरफेस तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर कभी किसी देश में हम्बल बीज की संख्या कम हो जाए तो रेड क्लोवर के लिए भी एक एडवांटेज हो सकता है कि उसकी ट्यूब छोटी हो जाए या ज्यादा गहरी ना हो ताकि हनी बीज भी उसके फ्लावर्स को विजिट कर सकें। इस तरह मैं समझ सकता हूं कि कैसे एक फूल और एक मधुमक्खी धीरे धीरे मॉडिफाई होते हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्टली एडेप्ट हो सकते हैं। ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है या एक के बदले दूसरा बदल सकता है। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रिजर्व करेगा जिसमें म्यूचुअल और बेनिफिशियल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं। मुझे पता है कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है इस पर वही ऑब्जेक्शंस उठ सकते हैं जो सर चार्ल्स लाइल की अर्थ के मॉडर्न चेंजेस और जियोलॉजी वाली थियरी पर हुई थी। लेकिन आज हम बहुत कम सुनते हैं कि समुद्री लहरों कोस्ट वेव्स का एक्शन सिर्फ एक छोटी और मामूली वजह है, इनसिग्निफिकेंट। आज हमें पता है कि यही लहरें बड़े बड़े गहरी घाटियां काट सकती हैं या अंदर के क्लिफ्स चट्टानों के सबसे लंबे लाइंस बना सकती हैं। नेचुरल सिलेक्शन भी बस इनहेरिटेड मॉडिफिकेशंस का धीरे धीरे प्रिजर्वेशन और एक्यूमुलेशन है। ये सिर्फ उन्हीं चेंजेस को प्रिजर्व करता है जो जीव के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे मॉडर्न जियोलॉजी ने एक ही बड़ा डिल्यूवियल वेव, बड़ी जल प्रलय से एक बड़ी वैली का खुदाई का विश्वास खत्म कर दिया, वैसा ही नेचुरल सिलेक्शन भी अगर सच है तो नए ऑर्गेनिक बीइंग्स की कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन या किसी भी बड़ी और अचानक मॉडिफिकेशन की थियरी को रिजेक्ट कर देगा। यहां मुझे एक छोटी सी डिग्रेशन करनी पड़ेगी, एक विषयांतर। जिन एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग सेक्सेस होते हैं उनके केस में तो ऑब्वियस है कि रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स का मिलना जरूरी होता है। लेकिन हर्माफ्रोडाइट्स उभयलिंगी जीवों के केस में ये इतना ऑब्वियस नहीं है। फिर भी मुझे बहुत स्ट्रांग डाउट है कि जितने भी हर्माफ्रोडाइट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन के लिए कभी कभी या अक्सर दो इंडिविजुअल्स मिलते ही हैं। ये थियरी सबसे पहले एंड्रयू नाइट ने दी थी। अभी हम देखेंगे कि ये थियरी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे इस टॉपिक को सिर्फ शॉर्ट में कवर करना होगा क्योंकि मेरे पास इस पर एक लंबे डिस्कशन का पूरा मटेरियल है। सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स, सभी रीढ़धारी जीव, सभी इंसेक्ट्स और कई दूसरे लार्ज ग्रुप्स के एनिमल्स पेयर बनाते हैं। मॉडर्न रिसर्च ने हेर्माफ्रोडाइट्स की संख्या को बहुत कम कर दिया है और जो असली हेर्माफ्रोडाइट्स हैं उनमें से भी कई रेगुलरली पेयर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि दो इंडिविजुअल्स का मिलना और एक साथ रिप्रोड्यूस करना एक कॉमन प्रक्रिया है। लेकिन अभी भी कई हेर्माफ्रोडाइट एनिमल्स ऐसे हैं जो रेगुलरली पेयर नहीं बनाते और अधिकतर प्लांट्स तो हेर्माफ्रोडाइट्स होते ही हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे केसेस में कभी दो इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन में एक साथ आते हैं? इस टॉपिक को यहाँ डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कुछ जनरल कंसिडरेशंस पर भरोसा करना होगा। सबसे पहले मैंने एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार किया है जो दिखाता है कि ब्रीडर्स का यूनिवर्सल बिलीफ है कि अगर एक ही स्पीसीज के दो अलग वेराइटीज का क्रॉस होता है तो ऑफस्प्रिंग ज्यादा मजबूत और फर्टाइल होती है। अगर एक ही वैरायटी के दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस होता है लेकिन दोनों अलग स्ट्रेन के होते हैं तो ऑफस्प्रिंग फिर भी मजबूत होती है। लेकिन अगर क्लोज इंटरब्रीडिंग के बीच लगातार ब्रीडिंग होती रहे तो
विगर और फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये फैक्ट्स मुझे ये मानने पर मजबूर करते हैं कि प्रकृति का एक जनरल लॉ है, कोई भी ऑर्गेनिक बीइंग अनंत जनरेशन तक सिर्फ अपने आप को फर्टाइल नहीं करता, बल्कि कभी कभी शायद बहुत लंबी गैप के बाद किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्रॉस होना जरूरी होता है। अगर हम मान लें कि ये प्रक्रिया, ये नियम, ये लॉ ऑफ नेचर है, तो हम कई बड़े फैक्ट्स को समझ सकते हैं जो किसी दूसरी थियरी से समझाए नहीं जा सकते। जैसे हर हाइब्रिडाइजर जानता है कि किसी फूल की फर्टिलाइजेशन के लिए बारिश या नमी का एक्सपोजर हानिकारक होता है। फिर भी कितने ही फूलों के एंथर्स और स्टिग्मास खुले होते हैं और वेदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अगर कभी कभी एक दूसरे से क्रॉस होना जरूरी हो तो ये खुला होना समझ में आता है, क्योंकि इससे किसी दूसरे इंडिविजुअल्स के पॉलन का अंदर आना और फर्टिलाइजेशन होना ज्यादा आसान हो जाता है। ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर किसी एक प्लांट के अपने ही एंथर्स और पिस्टिल एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन लगभग इनएविटेबल लगती है। लेकिन कुछ दूसरे फूलों में, जैसे पेपिलियनेसियस यानी मटर जाति के फूलों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम बंद होते हैं। फिर भी ऐसे ही फूलों में एक अजीब एडेप्टेशन होती है। इनका स्ट्रक्चर मधुमक्खियों के नेक्टर लेने के लिए तरीके से परफेक्टली मैच करता है। जब बीज नेक्टर निकालती हैं तो या तो वो फूल के अपने पॉलन को स्टिग्मा पर पुश करती हैं या किसी दूसरे फूल से लेकर आती हैं। मटर के फूलों के लिए बीज का आना इतना ज़रूरी है कि अगर उनका आना रोका जाए तो फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है जो मैंने कहीं और पब्लिश किया था। अब ये मुश्किल लगता है कि बीज एक फूल से दूसरे फूल तक जाएं और पॉलन न ले जाएं। ये प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बीज एक कैमल हेयर पेंसिल, सूक्ष्म ब्रश की तरह काम करती हैं। अगर तुम एक फूल के एंथर को छूकर दूसरे फूल के स्टिग्मा को छू लो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचो कि बीज इस प्रोसेस में एक ही स्पीसीज के अलग अलग फूलों को क्रॉस करके एक नया हाइब्रिड बना रही हैं। अगर एक ही ब्रश में एक फूल का पॉलन और किसी दूसरी प्रजाति का पॉलन एक साथ हो तो प्लांट का अपना पॉलन ज़्यादा पावरफुल होगा और दूसरे पॉलन का इफेक्ट पूरी तरह ख़त्म कर देगा। ये गार्टनर ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया है। अगर किसी फूल के स्टेमेंस अचानक पिस्टिल की तरफ झुक जाएं या धीरे धीरे एक एक करके वहां पहुंचने लगें तो ये ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए हुआ हो। और ये सच है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, लेकिन कई बार इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि स्टेमेंस को पिस्टल की तरफ पुश किया जा सके। कॉलरूटर ने दिखाया कि बर्बेरी में ऐसा होता है, और आयरनी ये है, विडंबना ये है कि इसी जीनस, इसी वंश में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेशली अडेप्टेड लगता है, वही अगर उसके क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स या वेराइटीज़ को पास में उगा दिया जाए तो उनमें प्योर सीडलिंग्स पैदा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरली एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देते। जैसे सीसी स्प्रिंगल ने दिखाया और मैंने भी कंफर्म किया है, कई फूलों में एंथर्स तब बर्स्ट होते हैं जब स्टिग्मा अभी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता। कभी स्टिग्मा पहले रेडी होता है लेकिन पॉलन अब तक मैच्योर नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये प्लांट्स भी अलग अलग सेक्सेस वाले हैं और इनमें हैबिचुअल क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ये कितना अजीब है, एक ही फूल के पॉलन और स्टिग्मा इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे के लिए बेकार हो सकते हैं। अगर सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही काफ़ी होती तो ऐसा क्यों होता? लेकिन अगर हम मान लें कि कभी कभी एक दूसरे से क्रॉस करना ज़रूरी होता है तो ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल आसान और लॉजिकली एक्सप्लेन हो जाते हैं। अगर अलग अलग वेराइटीज़ के कैबेज, रेडिश, ओनियन या कुछ और प्लांट्स को एक साथ सीड दिया जाए तो जो नए पौधे उगते हैं उनमें से अधिकतर मॉन्ग्रेल्स होते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के कैबेज प्लांट्स को एक दूसरे के पास उगा दिया। 233 सीडलिंग्स को टेस्ट किया, उनमें से सिर्फ 78 अपनी असली वैरायटी के सही निकले। बाकी सब मॉन्ग्रेल्स, बाकी सब मिश्रण थे, और जो ट्रू दिख रहे थे उनमें भी कुछ परफेक्टली ट्रू नहीं थे। लेकिन हर कैबेज फ्लावर का पिस्टिल सिर्फ अपने ही 6 स्टेमन से घिरा हुआ है और एक ही प्लांट पर हजारों और फूल होते हैं। तो फिर इतने ज़्यादा सीडलिंग्स मॉन्ग्रेल्स कैसे बन गए?
मुझे शक है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि किसी दूसरी वैरायटी का पॉलन अपने पॉलन से ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, और ये एक जनरल लॉ का हिस्सा हो सकता है कि अगर एक ही स्पीसीज के दो अलग इंडिविजुअल्स का इंटर क्रॉसिंग होता है तो ऑफ स्प्रिंग के लिए ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्पीसीज के बीच क्रॉस होता है तो कॉज उल्टा होता है, क्योंकि उस केस में प्लांट का अपना पॉलन हमेशा दूसरी स्पीसीज के पॉलन पर डोमिनेंट होता है। इस टॉपिक पर हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में बात करेंगे। अगर एक बहुत बड़ा पेड़ हो जो हजारों फूलों से भरा हो तो एक ऑब्जेक्शन उठ सकता है। लोग कह सकते हैं कि पॉलन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बहुत कम जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता होगा कि एक ही पेड़ का एक फूल से दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र होता होगा, और क्योंकि एक ही पेड़ के फूल को अलग इंडिविजुअल्स सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में माना जा सकता है तो ये नेचुरल क्रॉसिंग का केस नहीं लगता। मुझे ये ऑब्जेक्शन सही लगता है, लेकिन प्रकृति ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से ही दे रखा है। पेड़ों में ये टेंडेंसी होती है कि उनमें अलग अलग सेक्सेस वाले फूल उगते हैं। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही पेड़ पर होते हैं तब भी पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक जाना पड़ता है। इस वजह से कभी कभी पॉलन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भी पहुंच सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अलग अलग प्रजातियों के कंपैरिजन में पेड़ों में अलग सेक्सेस वाले फ्लावर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने डॉक्टर हुकर से कहा कि वो न्यूजीलैंड के पेड़ों का रिकॉर्ड बनाए, और डॉक्टर आशा ग्रे से कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के पेड़ों का रिकॉर्ड बनाए। रिजल्ट बिल्कुल वही आया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन डॉक्टर हुकर ने मुझे रिसेंटली बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पेड़ों में ये रूल नहीं चलता। मैंने बस ये टॉपिक रेज करने के लिए ये ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं ताकि लोग इस पर और ध्यान दें। अब थोड़ी देर के लिए हम एनिमल्स की तरफ देखते हैं। ज़मीन पर कुछ हेर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, जैसे लैंड मोल्स्का, स्थलीय घोंघे और अर्थवॉर्म्स केंचुए, लेकिन ये सभी पेयर बनाते हैं, जोड़ा। आज तक मुझे एक भी ऐसा टेरेस्ट्रियल स्थलीय एनिमल नहीं मिला जो अपने आप को फर्टिलाइज करे। ये फैक्ट जो ज़मीन के जीवों और पौधों में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, एक अजीब बात है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि कभी कभी एक दूसरे के साथ क्रॉस होना ज़रूरी होता है तो ये कॉन्ट्रास्ट भी समझना आसान हो जाता है। इसका रीज़न हो सकता है कि ज़मीन पर रहने वाले जीव एक अलग मीडियम में जीते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन एलिमेंट भी अलग होता है। पौधों में इंसेक्ट्स और हवा पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन के जीवों में ऐसा कोई नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है जो बिना दो इंडिविजुअल्स के मिलने के फर्टिलाइजेशन कर सके। एक्वेटिक एनिमल्स में कई सेल्फ फर्टिलाइजिंग हेर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, लेकिन पानी के करंट से एक ओकेजनल क्रॉस हो सकता है। जैसे फूलों में इंसेक्ट्स और हवा का रोल होता है, वैसे ही पानी में करंट्स पॉलन या रिप्रोडक्टिव सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। मैंने प्रोफेसर हग्सली के साथ कंसल्ट करके ये समझने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने अच्छे से बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड हों कि किसी दूसरे इंडिविजुअल का एक्सेस इम्पॉसिबल हो। मुझे आज तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला। पहले मुझे लगा कि सिरिप्डेस एक प्रकार के समुद्री जीव इस रूल का एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक फॉर्चुनेट चांस, एक भाग्यशाली संयोग से मुझे प्रूफ मिला कि दो सिरिपेड्स जो दोनों सेल्फ फर्टिलाइजिंग हेर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं कभी कभी एक दूसरे के साथ क्रॉस भी करते हैं। ये एक अजीब फैक्ट है जो सभी नेचुरलिस्ट को सोचने पर मजबूर करता है। एक ही फैमिली या एक ही जीनस की प्रजातियां जो ऑलमोस्ट एक जैसे होती हैं, उनमें कुछ हेर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन अगर सच में सभी हेर्मोफ्रोडाइट्स कभी कभी दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ इंटरक्रॉस करें तो फंक्शनल तौर पर हेर्मोफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल स्पीसीज के बीच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बचता। मैंने कई स्पेशल फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं जो ये थियरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ उन सबको लिखना पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत स्ट्रांग शक है कि प्रकृति में, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल के साथ कभी कभी इंटरक्रॉस होना एक नेचुरल लॉ है। मुझे पता है कि इस थियरी के अगेंस्ट कई डिफिकल्ट केसेस हैं। मैं उनमें से कुछ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जीवों में एक बर्थ के लिए एक दूसरे से क्रॉस होना एक ऑब्वियस नेसेसिटी है। कुछ जीवों में ये सिर्फ कभी कभी होता है, शायद बहुत लंबी गैप के बाद। लेकिन मुझे शक है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी भी बिना किसी इंटरक्रॉस के इन्फिनिट टाइम तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता।